क्या कोई एस्ट्रोलॉजर किसी के मरने की भविष्यवाणी कर सकता है? ज्योतिषी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ इनका जो समय है ये अंतिम समय चल रहा है, लेकिन 60% लोग अपनी गलत राशि देख रहे हैं। देख रहे हैं 60% लोग अभी भी गलती कर रहे हैं। पहले तो 90% कर रहे थे, उनको यही एक्चुअल पता नहीं है कि उनकी असली राशि क्या है। 12 राशियों के क्या हाल होने वाले हैं? कुंभ से शुरुआत करते हैं। कुंभ राशि का आगे क्या भविष्य? अंतिम 2.5 वर्ष शनि की 7.5 के चल रहे हैं। कर्क राशि का पिछले समय से कुछ गड़बड़ चल रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ बदलने चल वाला रहा है। कम से कम अगर देखें तो 8 साल कर्क राशि वालों के लिए गोचर के हिसाब से बहुत बढ़िया है। लंबे समय तक आप बैठ के आराम से राज करें। सिंह राशि के क्या हाल? सिंह राशि इस समय बड़ी दुर्बल अवस्था में है, बड़ी परेशान है। कन्या राशि का क्या भविष्य रहने वाला? क्योंकि कन्या राशि वालों को देखें तो 18 मई के बाद वृश्चिक राशि में कुछ बदलाव वृश्चिक में राशि में बड़ी दिक्कत है कि कुछ भी बोल देते हैं। और धनु को लेके तो बड़ी बात धनु है। राशि पे ढैया अभी चल रही है, लेकिन थोड़ा करियर में सावधानी पूर्वक चलना होगा। मीन राशि के लिए क्या? कृपया ये फैसला टाल दीजिए। सबसे अच्छी राशि कौन सी होने वाली है जो राज करेगी? वो रहेगी भविष्य में कुंभ राशि। अशुभ कौन सी राशि होने वाली है आने वाले समय में? आपको भाई बहुत अनलकी, कोई भी नंबर कोई भी दिन अशुभ नहीं होता है। 2026 में कौन सा नंबर राज करेगा? तो क्या वास्तविक हर इंसान को कुंडली अपनी दिखानी चाहिए? योगी जी के बारे में क्या चल रहा है, उनकी राशि में क्या चल रहा है? आने वाले समय में जनता खुद बोलेगी। योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हाँ। मोदी का अब राशिफल क्या है? तो उनकी कुंडली में ऐसा योग है जिनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या अब बिहार चुनाव की भविष्यवाणी आप करने वाले देखिए, हैं? बिहार में बदलाव हो सकता है। क्या नजर किसी को बर्बाद कर सकती है? कर सकती है। नजर जो है ना, कहना चाहिए पत्थर को भी फोड़ देती है। तो कपड़ों का कलर जिंदगी बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। क्या ज्योतिषी हमारा भविष्य बदल सकता है? कोई भी ज्योतिषी जो है वो किसी का भविष्य नहीं बदल सकता। अखिलेश भैया, ये मुख्यमंत्री अभी कई बार बने। हमारे नेता राहुल गांधी राजयोग लिखा है या फिर जिंदगी भर संघर्ष? घर में इनके 3 प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव जी, इनके जो स्वर्गीय पिताजी हैं। जब शादी होती है तो कुंडली के हिसाब से शादी मिलाई जाती है और उसके बाद विधि विधान के द्वारा शादियां हो रही हैं। इतनी शादियां टूट क्यों रही हैं? लव मैरिज का जमाना चल रहा है। राहु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव इस समय बहुत ज्यादा है। तो कोई सामान्य व्यक्ति अपनी राशि कैसे देख पाए? जन्म पत्रिका में चंद्रमा लग्न कुंडली में जिस राशि में होगा वही हमारी असली राशि होती है। 6 महीने 6 बड़े हादसे। अब आगे आने वाले 6 महीनों में क्या होने वाला है? क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है? तो आज हमारे साथ इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर, और एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जब आज की सोशल मीडिया पर ज्ञान देने वाले एस्ट्रोलॉजर और इन्फ्लुएंसर पैदा भी नहीं हुए थे जब से ये भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। मयंक जी हमारे साथ हैं। मयंक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत संदीप जी, और सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को अपने शो में पॉडकास्ट में बुलाया। आपने विराट कोहली पे भविष्यवाणी की, सटीक साबित हुई। योगी आदित्यनाथ पे की, नीतीश कुमार पे की, इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध पे आपने सटीक भविष्यवाणी की। अब क्या शुभ होने वाला है और क्या अशुभ होने वाला है? क्योंकि पिछले 6 महीने में जो तांडव सृष्टि पे मचा है, चाहे कुंभ भगदड़ ले लीजिए, दिल्ली रेलवे भगदड़ ले लीजिए, बम्बई लोकल ट्रेन हादसा हो गया, आरसीबी भगदड़ ले लीजिए, और अभी ईरान अमेरिका अटैक, ये सब मतलब इतना तांडव क्यों अचानक मच रहा है? देखिए, इस समय संदीप जी क्या है ना कि जब ग्रह गोचर खराब अवस्था में होंगे, ज्योतिष में कहते हैं ना कि अशुभ युति बनेगी, तो कहीं ना कहीं विकराल रूप, परेशानी, बीमारी, नुकसान, हानि, ये सब योग बनते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि ज्योतिष में इस वर्ष में इस तरह की युतियां बन रही हैं। इसको एक इत्तेफाक कह लीजिए कि इस वर्ष जो ग्रह स्थिति है, वर्ष की शुरुआत में ही मंगल नीच के थे। आपने देखा कि अमेरिका में हॉलीवुड में आग लगी, वहां पूरी जलकर खाक हो गई है। तो कहीं ना कहीं मंगल की ग्रह स्थिति के चलते परेशानियां बढ़ रही हैं। और इस वर्ष का टोटल भी 9 है इत्तेफाकन। एक बात और हो गई है, ऐसा नहीं है कि पिछले जितने भी वर्ष का टोटल 9 कभी आया होगा उसमें परेशानियां बहुत ज्यादा रही है। मेरा मानना यह है कि इस वर्ष में ग्रहों की स्थिति उतनी शुभ नहीं है। वर्ष की शुरुआत नीच के मंगल से होती है, उसके बाद फिर शनि राहु की युति हो जाती है। 29 मार्च को शनि राहु की युति हो गई थी और 18 मई तक थी। ये समय भी देखा अच्छा नहीं था। और उसके बाद देखें तो वर्तमान में मंगल और केतु की युति सिंह राशि में चल रही है।
तो ये भी एक अशुभ युति है। कहते हैं ना कि मंगल जो है अग्नि का कारक है, साहस का कारक है, ऊर्जा का कारक है। जब जब मंगल अशुभ युति में होंगे, मंगल केतु के साथ होंगे, मंगल राहु के साथ होंगे, मंगल राहु पर दृष्टि डाल दे या मंगल शनि पर दृष्टि डाल दे तो अग्निकांड होते हैं। अग्नि से संबंधित ज्यादा वारदात होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे रेल दुर्घटना कह दो, वायु दुर्घटना कह दो, या हम यूं कहें कि बहुत ज्यादा चक्रवात तूफान आना या गर्मी का ज्यादा पड़ना, यानी कि आग की वृद्धि होती है और जन आक्रोश भी बढ़ता है। क्योंकि जब ब्रह्मांड में कोई अशुभ युति बनती है तो निश्चित रूप से जिस राशि में बनती है उस राशि के व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा और 12 राशियों के ऊपर इसका संपूर्ण असर देखा गया है। किसी पर बहुत ज्यादा होता है, किसी राशि के व्यक्ति के ऊपर जहां ये शुभ भाव में युति बनेंगे तो उनके ऊपर एक कम इम्पैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अशुभ युतियां अभी भी बन रही हैं। अभी देखिए 28 जुलाई से क्या हो रहा है कि मंगल और केतु की युति समाप्त होगी, मंगल आ जाएंगे कन्या राशि में, तो यहाँ भी शत्रु राशि में होंगे और सामने बैठेंगे शनि। तो मंगल शनि का समसप्तक योग बनेगा 13 सितंबर तक। तो कुल मिलाकर ये भी स्थिति जो है देश दुनिया के लिए अच्छी नहीं रहेगी, डेंजरस स्थिति है, डेंजरस है, अशुभ युति है। अब कहते हैं ना कि अगर अशुभ युति चल रही होती है तो हमें वो परेशानियां तो देती ही देती है। तो ज्योतिष या ज्योतिषी क्यों अक्सर प्रिडिक्शन कर देते हैं? देखिए अब सोशल मीडिया का जमाना है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले भी इस तरह की कोई प्रिडिक्शन केवल अखबार के माध्यम से ही आपको मिल सकती थी या टेलीविजन इंडस्ट्रीज पे भी इस तरह के शोज नहीं होते थे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और एस्ट्रोलॉजर्स बहुत हो गए हैं। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है, जो अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो देख के आपको आने वाले कई वर्षों की प्रिडिक्शन पहले कर सकते हैं या आने वाले 2-3 महीनों में क्या घटनाएं घट सकती हैं, किस तरह के हादसे हो सकते हैं, ये ग्रह स्थिति को देख के आराम से जज किया जा सकता है। अच्छा, शुभ क्या होने वाला है? शुभ होने के कुछ संदेश दिख रहे हैं? देखिए अगर इस समय की बात करें तो मेरा मानना यह है कि सितंबर तक का समय जो थोड़ा सही नहीं है अभी। हाँ जी, 13 सितंबर तक का समय देश दुनिया के लिए उतना बेहतर नहीं रहेगा, स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है। उसके बाद जो है हालात में सुधार होता हुआ अभी नजर आ रहा है। 13 सितंबर के बाद चीजें बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। मोदी के लिए क्या होने वाला है? मोदी का अब राशिफल क्या कह रहा है? देखिए नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो सोशल मीडिया पर है और मेरे जो जानकार हैं वो भी बताते हैं, जिनसे कुछ इनकी कुंडली का पता चला है कि वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि है। इसी को आधार मान के हम सोशल मीडिया पर इनकी कुंडली की प्रेडिक्शन करते हैं। वर्तमान में मंगल की महादशा इनको चल रही है और ये दशा इनके लिए काफी बेहतरीन है, पिछले कुछ वर्षों से दशा चल रही है। तो मोदी जी की कुंडली में क्या है ना कि कुछ ऐसी शक्ति है जो इनको औरों से अलग बनाती है। कहते हैं ना इनकी कुंडली में देवीय कृपा है। जब आपके ऊपर देवीय कृपा होती है, देवों की, भगवान की अगर आपके ऊपर कृपा होती है तो कहीं ना कहीं आपके ग्रह नक्षत्र बहुत बली होते हैं और भाग्य का बहुत ज्यादा साथ आपको मिलता है। ऐसे सिचुएशन में आपको बताना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति की खराब स्थिति हो तो व्यक्ति उसमें से भी निकलकर बाहर आता है और सफलता अर्जित करता है। इसको कहते हैं देवीय कृपा। ये बहुत ही कम लोगों की कुंडली में होती है। अब इनके कुंडली में लगन में मंगल है और साथ साथ चंद्रमा है, यानी कि नीच भंग राजयोग बनता है, अखंड साम्राज्य राजयोग बनता है, क्योंकि लग्नेश स्वग्रही लगन में बैठे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है, जो इनको औरों से अलग बनाते हैं, बड़े पावरफुल शासक बनाते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो रुतबा है, दबदबा है, पूरे विश्व में बढ़ता है। एकादश भाव में अगर देखें तो सूर्य, बुध और केतु की युति है, जो दिखाती है कि व्यक्ति की जो ख्याति है विदेशों में भी बहुत ज्यादा होती है, इंटरनेशनल लेवल पे होती है। अब क्या है ना कि अगर कोई भी व्यक्ति उच्च पद पे जाना है, उसने टॉप लेवल पे जाना है, तो उनका कुंडली में कोई भी एक ग्रह योग कारक होना चाहिए। लग्नेश, पंचमेश या नवमेश, या तो ये योग कारक होके बैठे हैं केंद्र में या इनकी आपस में युति हो जाए तो व्यक्ति की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनता है। यानी वो व्यक्ति अपने बल पे लंबे समय तक देश में, दुनिया में या किसी राज्य पे शासन करने की क्षमता रखता है। ये योग बहुत कम लोगों की कुंडली में होते हैं और ये योग सिर्फ लगन कुंडली से नहीं बनता है, क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं ना कि लगन कुंडली देख के प्रेडिक्शन कर दी। सब डिवीजन चार्ट्स क्या कहते हैं, नवमांश कुंडली क्या कहती है, आपका दशमांश कुंडली क्या कहती है, चलित कुंडली क्या कहती है, अष्टवर्ग क्या कहता है,
ये सब देखकर ये सब चीजें तय होती हैं कि व्यक्ति की कुंडली बहुत ही पावरफुल है और ऐसा व्यक्ति देश दुनिया पे राज कर सकता है। तो इनकी कुंडली में ऐसा योग है जिसके चलते इनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। मतलब मोदी को कोई हरा नहीं सकता ऐसा कुंडली देखिए में। कहते हैं ना, जब छठे भाव का स्वामी अगर बली हो जाए तो शत्रुहंता योग बन जाता है। कि ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि इनको हरा पाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बड़ा डिफिकल्ट है, या परेशानियां इनके सामने बहुत आती है, चैलेंजेस बहुत आते हैं, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है वो ये जानते हैं। अब क्रिकेट में एक छोटी सी बात कहते हैं ना कि आपके 2-3 विकेटें गिर जाएं 20-30 रन पे, लेकिन एक ऐसा प्लेयर आता है जो साझेदारी करता है और उस अपनी टीम को उस परिस्थिति से बाहर निकालता है और ऐसी कंडीशन में लाता है कि मैच में वापसी करा दे। तो इनकी कुंडली भी ऐसे ही है। अगर सिचुएशन खराब भी है, कोई भी नाराजगी भी है, तो ये जानते हैं कैसे इसकी भरपाई करनी है। ये कला इनको आती है। इनको मंगल और शुक्र ये कला देते हैं, बुध ये कला देते हैं कि कैसे समझदारी पूर्वक निर्णय लेना है। मोदी जी के लिए कोई भविष्यवाणी आपकी? देखिए, मोदी जी के लिए मैं सोशल मीडिया पे कहता आ रहा हूं कि, और लंबे समय से 3-4 साल से बोला है कि मंगल की महादशा इनकी बड़ी राजयोग कारक पावरफुल रहेगी और जब तक ये दशा है तब तक इनको कोई हिला नहीं सकता। और कई वर्ष पहले भी बोला था कि इस दशा के अंतराल में नरेंद्र मोदी जी बड़े विश्व में उनकी लोकप्रियता बड़ी बढ़ेगी। और आने वाले समय में जो ग्रह स्थिति चल रही है अभी वर्तमान में देखें तो कहीं ना कहीं हमने बोला है कि ये आने वाले समय में कुछ कड़े निर्णय, कड़े फैसले लेने वाले हैं। मतलब और कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इस समय अगर शांत है तो उसको ये ना समझें कि भाई ये दब जाएंगे, या मेरा मानना व्यक्तिगत ये है इनके स्टार्स देख के कि ये बिल्कुल भी इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर में भी आने वाले नहीं है। तो उस टाइप के लीडर हैं। गठबंधन की सरकार है, विपक्ष कहता है लगातार के कभी भी जा सकती है। क्या आपके हिसाब से सरकार गिर सकती है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस समय ये सरकार का गठन हुआ था उस समय की ग्रह स्थिति को देख के हमने बताया था कि शनि की स्थिति बहुत पावरफुल है और कोई भी जो इनके जोड़ीदार हैं या गठबंधन सहयोगी हैं, कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। तो ये तो गठबंधन साथ चलेगा, सरकार पूरा कार्यकाल करेगी और आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे निर्णय भी आपको देखने को मिलेंगे। खासकर अगर सितंबर तक आप रुकिए, उसके बाद का समय जो है मोदी जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो उनका जन्म दिवस आ रहा है उसके बाद से उनके सितारे और भी ज्यादा प्रबल हो रहे हैं। अच्छा, तो योगी जी के बारे में क्या चल रहा है? उनकी राशि में क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, कि या फिर 2027 में मुख्यमंत्री द्वारा से बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे तीसरी बार? देखिए, योगी जी की कुंडली एक ऐसी कुंडली है, 12वें भाव में केतु है योगी जी के। हाँ जी। और जो सोशल मीडिया पे कुंडली इनकी आती है वो सिंह, लगन और कुंभ राशि की आती है। दशम भाव में बुध आदित्य राजयोग है, सूर्य बुध की युति है, साथ में शनि भी है। तो इनकी ग्रह स्थिति बड़ी जबरदस्त है। शुक्र की महादशा इनको प्रारंभ हो चुकी है और हमने पहले ही कहा था, आज से तकरीबन 3 साल पहले प्रेडिक्शन करी थी कि योगी आदित्यनाथ जी के आपकी कोई एक भविष्यवाणी भी सच साबित हुई थी। क्या भविष्यवाणी थी? देखिए, उस समय अगर आपको याद हो, ये बोला जा रहा था आज से कुछ वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, कि उत्तर प्रदेश में शायद मुख्यमंत्री हटा दी जाएंगी योगी। मतलब योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हाँ, तो उस समय पूरी चर्चा चल रही थी और ये भी था कि शायद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चेंज होंगे या इनको हटाने की बात चल रही है। मैं 2022 के चुनाव से पीछे जा रहा हूँ। तो उस समय मैंने ये भविष्यवाणी करी थी, 2021 में सोशल मीडिया पे है, दर्शक देख सकते हैं। तो उसमें मैंने कहा था कि योगी जी को हटा पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, मैंने कहा था ना कि अगर मेरे ग्रह प्रबल है तो मेरे खिलाफ कोई भी व्यक्ति षड्यंत्र रचेगा, रच सकता है, ये उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर दिव्य कृपा है, मेरे ग्रह मेरे साथ है। तो योगी जी के ग्रह उनके साथ थे। हमने बोला था कि बिल्कुल निश्चित रूप से ये पूरा कार्यकाल करेंगे और 22 में जब इलेक्शन होंगे तो यही चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री पद का और चुनाव भी जीतेंगे। तो वो बात भी बिल्कुल भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। कहीं ना कहीं योगी जी की कुंडली में ग्रह नक्षत्र उस ओर आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि आने वाले समय में जनता खुद बोलेगी कि इनको आगे लाया जाए और इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदारी दी जाए। मतलब ये समय है, ग्रह स्थिति होती है, शुक्र की दशा इनको लग चुकी है। शुक्र इनका बहुत प्रबल है, एकादश भाव में है और दशम भाव का कारक है, यानी कि शुक्र की दशा में योगी आदित्यनाथ जी इससे भी ऊपर लेवल पोस्ट पे जाते हैं, जो कि फिर आपका सीधा केंद्र में आना और प्रधानमंत्री बनना, इस तरह के योग इनकी कुंडली में है। 2021 में ये भविष्यवाणी हमने करी है और इसका इंतजार भी है कि वो बहुत जल्दी
भविष्य में देखिए वो सच भी होगी। मतलब कुंडली के हिसाब से योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, ये सितारे कहते हैं। अखिलेश भैया? अखिलेश यादव जी की बात करें तो इनकी कुंडली में बुध और बृहस्पति की युति बड़ी जबरदस्त है। हाँ। और कहते हैं ना कि एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं, बड़े जबरदस्त फैन फॉलोइंग है इनकी भी उत्तर प्रदेश में, कर देखा राशि जाए। खराब चल रही है कि देखिए होता क्या है ना 2017 कि से अब 10 साल होने जा रही है। देखिए होता क्या है ना कि एक समय होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब दो कैंडिडेट आमने सामने होते हैं, अगर किसी एक कैंडिडेट के सितारे दूसरे से फार बेटर हैं, ज्यादा बेहतर है, तो सफलता उन्हीं को मिलेगी। यानी अखिलेश के जो सितारे हैं योगी जी से बेहतर नहीं है वर्तमान की स्थिति की अगर बात करें, लेकिन अगर आने वाले समय में मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के सितारे बहुत बुलंद रहेंगे। जैसे ही आप देखेंगे बृहस्पति जो है उच्च के हो जाएंगे। 18 अक्टूबर के बाद से अखिलेश जी के सितारे बड़े बुलंदी में रहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में आएंगे और बहुत फ्यूचर इनका ब्राइट है। लेकिन कहते हैं ना कि ज्योतिष में समय की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चाहे कितना ही पावरफुल राज्य क्यों ना हो, जब तक वो शुभ समय नहीं आएगा तब तक उसको उच्च पद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भविष्य इनका उज्जवल है। और ये भी मैं कह के जाऊंगा आज यहाँ मंच पे कि ये मुख्यमंत्री अभी कई बार बनेंगे। अखिलेश यादव कई बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। समय लगेगा। कितना लग सकता है? देखिए अभी इसमें काफी समय है। हाँ। मैं इतना ही कहूंगा, अभी अगर इनकी असली डेटा मिल जाए, डेट ऑफ बर्थ, तो हम बिल्कुल सटीक गणना कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के अगर आधारित जो चीजें आ रही हैं उसके हिसाब से देखें तो अभी कम से कम 4-5 वर्षों का समय है कि इनको अभी कहना चाहिए कि मतलब मयंक शर्मा जी को अगर अखिलेश यादव की कुंडली मिल जाए तो गणना करके बता सकते हैं कि अखिलेश भैया कब मुख्यमंत्री फिर से वापस बन पाएंगे। ग्रह नक्षत्रों में बड़ी पावर होती है, उसके हिसाब से हम व्यक्ति के फ्यूचर को एनालिसिस करते हैं कि कुंडली में कब राजयोग कारक समय आता है, उसी समय जनता का पूर्ण सहयोग हमें मिलता है। अगर आज कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है या वो चाहता है कि उसको टिकट मिलेगा या नहीं, तो कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बनती है। अगर ग्रह आपके पावरफुल है तब आपको मिलेगा, लेकिन आपके कुंडली में राजनीति में सफलता का योग भी होना चाहिए। कई लोग कोशिश करते हैं लेकिन राजनीतिक सफलता का योग नहीं होता, उसके चलते उनको टिकट तो मिल जाता है लेकिन चुनाव नहीं जीत पाते। तो पहले ये बहुत जरूरी है कि देखें कि क्या हमारी कुंडली में राजनीति में सफलता के योग हैं या नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी राजयोग लिखा है या फिर जिंदगी भर संघर्ष? देखिए राहुल गांधी जी के अब देखिए घर में इनके 3 प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव जी, इनके जो स्वर्गीय पिताजी हैं। राहुल गांधी जी की कुंडली में क्या है कि योग तो बड़े पावरफुल हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन शनि की स्थिति इनकी परम नीच की कुंडली में बनती है जो सोशल मीडिया पर है। तो सवाल वही उठता है कि अगर असली कुंडली मिल जाए तो बिल्कुल एक्यूरेसी पता चलती है, लेकिन शनि नीच के होने के चलते इनको कभी कभी क्या होता है ना, ये शुरुआत बहुत बढ़िया होती है, सब चीजें बहुत बढ़िया चलती हैं, लेकिन अंत में पूरी तरीके से एक सहयोग मिल नहीं पाता है, चाहे इनकी पार्टी के ही लोगों की तरफ से हो, चाहे जनता की तरफ से हो। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि शनि अगर कमजोर हो तो राजनीति में सफलता बहुत कम मिलती है, बहुत देरी से मिलती है। तो अभी इनका संघर्ष जो है, ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि भी ये इनको नहीं कुछ मिलेगा, लेकिन भविष्य में ये संकेत है कि कहीं ना कहीं इनके सितारे अभी बेहतर होंगे और बेहतरी ये कर सकते हैं। पहले से काफी बेहतर इनके आने वाले 2 वर्ष रहने वाले हैं। जहां जहां ये प्रचार करेंगे इनकी पार्टी जो है ना या इनके सहयोगी दल अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। ये भी ये बात आप देखेंगे। एक पॉलिटिक्स का एक आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं। बिहार चुनाव अभी होने वाला है और एस्ट्रोलॉजर हमेशा से बिहार चुनाव और यूपी चुनाव को बड़े केंद्रता के साथ देखते हैं, तो क्या अब बिहार चुनाव की भविष्यवाणी आप करने वाले हैं? देखिए अगर मैं देखूं तो बिहार चुनाव को लेके बदलाव दिख रहा है कोई? जी, तो मैंने पहले भी भविष्यवाणी करी थी। हाँ। और उसमें बताया गया था कि भाई नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। और बीच में ये भी चर्चा थी कि शायद वो हट जाएं या उनको हटा दिया जाए, स्वास्थ्य को लेके है। लेकिन इस समय अगर बात करें जो ग्रह स्थिति है, नीतीश कुमार जी के सितारे आने वाले समय में पूरी तरीके से उनके साथ नहीं हो रहे हैं। समस्या आने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं सितंबर के बाद का समय जो है उनके लिए थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है। और जो ग्रहों के जो घटनाक्रम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकप्रियता में वो बात नहीं रह जाएगी।
और तेजस्वी जी के देखें तो उनका बृहस्पति और शनि की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, तो उनके सितारे मुझे इस समय ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं आने वाले समय में। मतलब बिहार में बदलाव हो सकता हाँ है। जी, ये संभावना इस चीज की पूरी है। और चुनाव की डेट अगर आ जाती नजदीक तो और अच्छे से तो उस समय हम ये भी देख के बता सकते थे कि किस पार्टी को ज्यादा परसेंटेज वोटों की मिल सकती है या किसके सितारे कैसे बलवान है। लेकिन हाँ, ये है कि तेजस्वी यादव जी के सितारे मुझे आने वाले समय में बलवान दिखाई दे रहे हैं। मजबूत दिख रहा है, जी। यानी बिहार में बदलाव हो सकता है, जी। भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा निजी जी, जिंदगी पे आ बिल्कुल। जाते हैं, ग्रहों पर आ जाते हैं, कुंडली पर आ जाते हैं। क्या कोई एस्ट्रोलॉजर किसी के मरने की भविष्यवाणी कर सकता है? देखिए, ज्योतिष में अब आप देखिए, मैंने बहुत सी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जहां ज्योतिषी ये देख के प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपका मारक समय आ रहा है। मारक समय कैसे आप जज कर सकते हैं? देखिए, हर कुंडली का एक लेवल है। हम कोई कुंडली देखते हैं, इतनी कुंडलियां देख ली हैं पिछले 22 सालों में, तो आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में कि इस व्यक्ति की आयु जो है ना, दीर्घायु योग है। दीर्घायु योग बनता है अगर आपने 75 वर्ष की आयु पूरी कर ली तो आपने अपनी कंप्लीट लाइफ जी ली। और 75 से 90 तक आपकी दीर्घायु, 90 से बाद चिरायु बोला जाता है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो 100 वर्ष, 110 वर्ष भी जीवित रहते हैं। अभी हमारे एक करीबी जानकार हैं, उनके पिताजी की मृत्यु 118 वर्ष की आयु में हो गई है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, चिरायु योग होता है। तो कुंडली देख के बताया जा सकता है। मार्केश की दशा, अंतरदशा अगर आपको आ गई और आपकी आयु का खंड पूरा हो चुका है, तो उस समय ज्योतिषी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ, इनका जो समय है ये अंतिम समय चल रहा है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है, ना तो मैं कभी कोई चीज किसी को बताता हूँ, ना किसी को सलाह देता हूँ कि कोई भी ज्योतिषी इस तरह की बातें किसी भी व्यक्ति को ना बताए। अननेसेसरी आप उनको और स्ट्रेस दे रहे हैं। अगर आपको पता है कि इनकी कुंडली में अंतिम समय चल रहा है, तो उनको उपाय चीजें बताएं कि कुछ बेहतर हो जाए, बजाय कि ये बताने की कि आपका समय जो है भाई आप जाने वाले हैं। क्योंकि उससे अननेसेसरी स्ट्रेस या परेशानी उस अमुक व्यक्ति को या उसके परिवार के सदस्य को होगी। लेकिन हाँ, कुंडली देख के ये चीजें बताई जा सकती हैं कि आपका समय जो है, कि आपकी आयु का खंड पूरा हो चुका है। अब ये जो दशा चल रही है, इस दशा में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। कोई लंबी बीमारी हो सकती है या दुर्घटना हो सकती है। एक सामान्य व्यक्ति जैसे मैं हूँ, मुझे आसानी से पता करना है कि मेरी राशि में क्या चल रहा है। जैसे कि जिंदगी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो मतलब मुझे आसानी से अपनी राशि खुद ही पता करनी है। तो कोई सामान्य व्यक्ति अपनी राशि कैसे देख पाए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा आपने प्रश्न पूछा है और इसको लेके मैंने बड़ा संघर्ष भी किया है। क्योंकि लोग कहते हैं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। और इसलिए बता रहा हूँ, लोग मुझे कहते रहे सर आपकी प्रेडिक्शन सच ही नहीं जा रही है, कि आप जो राशि हमारे बारे में बता रहे हैं उसके उलट हो रहा है। तो मैंने पूछा आप अपनी राशि क्या देख रहे हैं? सर मेरा नाम अशोक है, मैं अपनी मेष राशि देख रहा हूँ। मैंने कहा आपकी मेष राशि है ही नहीं, आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए। कुंडली देखी तो उनकी सिंह राशि थी। अगर हम अपनी सही राशि नहीं देखेंगे तो भविष्यफल जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो गणना सटीक नहीं जाएगी, बिल्कुल उसके उलट जा सकती है। क्योंकि आजकल जनरली ट्रेंड क्या है, लोग या तो सन साइन फॉलो करते हैं या फिर मेरा नाम सपोज मयंक शर्मा है तो सब सोच के बैठेंगे कि भाई इनकी सिंह राशि है। आपका नाम संदीप जी है, आपकी कुंभ राशि है। जिसका नाम अशोक है उसकी मेष राशि है। ऐसा नहीं है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा लग्न कुंडली में जिस राशि में होगा वही हमारी असली राशि होती है, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है, दैनिक गोचर कैसा रहेगा। और हमारा कोई भी जो राशि फल जाता है वो उसी राशि के आधार पर जाता है। जब हमने ये चीजें काफी कुछ वर्षों में लोगों को बताई तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आया। तो कुछ लोगों ने फोन करके हमसे कंसल्ट किया या हमें बताया कि सर अब हम अपनी राशि वही देख रहे हैं जो बता रहे हैं, और चीजें वैसी घटित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें अपनी असली राशि पता चल जाए तो हम अपने बारे में कुछ बेहतर चीजें जान सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा दिन शुभ है, या कौन से वर्ष मेरे लिए अच्छे रहेंगे, या मेरे को किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। अब मान लीजिए कि जैसे मेरा नाम संदीप है और मैं हमेशा बचपन से मानता हूँ कुंभ राशि मेरी है। और अभी जब मेरा आपसे बात हुआ तो फिर मैंने जाके थोड़ा कुंडली एआई पे जाके सर्च किया, तो वहां पता चलता है कि मेरी तो कुंभ राशि है ही नहीं। बिल्कुल। अब मैं तो बचपन से कुंभ राशि को मान रहा हूँ, तो अब मेरा कुंभ राशि को मानना एक अंधविश्वास है या फिर वो राशि मुझे माननी चाहिए जो मेरी राशि बचपन से थी? देखिए, आपको वही राशि माननी चाहिए जो आपकी बचपन से थी। और मैं कुंभ राशि को मानता हूँ। देखिए, हमारे बोलते नाम की राशि का प्रभाव हमारे ऊपर ना के बराबर पड़ता है।
अब आप देखिए कि एक नाम अक्षर के इस दुनिया में करोड़ों और हजारों लोग तो हैं। लोग कितने लोग तो इतनी सबका ऐसी गलती कर रहे होंगे? बहुत, मेरे ख्याल में आज की डेट में भी शायद जो मैं जानता हूं कि 60% लोग अभी भी गलती कर रहे हैं। पहले तो 90% कर रहे थे, हाँ, 60% लोग जो है यही गलती करते हैं। उनको यही एक्चुअल पता नहीं है कि उनकी असली राशि क्या है। मतलब देश के 60% लोग अपनी गलत राशि देख रहे हैं। देख रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए होता है कि बहुत से लोग हमारे पास फोन आते हैं, वो अपना बोलते नाम से बता देते हैं, सर मेरा नाम रमेश कुमार है, हाँ, या मेरा नाम सुरेश कुमार है, मेरी ये राशि है, आप बता दीजिए। तो मैंने कहा आपको किसने कहा आपकी राशि है? तो कह रहे मेरा नाम यही है, बचपन से ये फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, आपके पास आपकी जन्म तिथि होगी, जन्म समय, जन्म स्थान होगा, उससे तय किया जाएगा। कोई भी ज्योतिषी आपको देख के बता सकता है कि आपकी राशि क्या है, आपकी दशा क्या चल रही है, और उसी के आधार पे ही बताया जाता है कि आपका समय कब अच्छा चल रहा है या कब कुछ परेशानी आ सकती है। हम जो कपड़े पहनते हैं निजी डेली जी, जिंदगी जी। में, क्या इनका प्रभाव राशि के हिसाब से पड़ता है? देखिए बिल्कुल पड़ता है। अब अगर एग्जाम्पल फॉर बता दूं, अगर आपका किसी व्यक्ति का मेष लगन है, अगर वो व्यक्ति पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहनेगा, लाल रंग के कपड़े ज्यादा पहनेगा, तो उसको ज्यादा शुभ फल मिलेंगे। हाँ, और अगर वो व्यक्ति काले रंग या हरे रंग के कपड़े पहनने शुरू कर देगा तो परेशानियां, कुछ दिक्कतें बढ़ती है। तो कलर थेरेपी होती है ना कि भाई हमें सूट करती है, कुछ रंग हमें सूट करते हैं, कुछ दिन हमें सूट करते हैं, कुछ नंबर्स हमें सूट करते हैं, लेकिन कुछ सूट नहीं करते हैं। अब इसलिए होता है ना, आप जिस दिन, आपके एग्जांपल देता हूँ, आप ऑफिस में जॉब करते हैं या आप कॉलेज टाइम में, हर किसी के साथ दोस्ती नहीं होती वहां। चुनिंदा एक ग्रुप बनता है, तो वो 4-5 लोगों का होता है, 3 लोगों का। तो आप उनके ग्रह नक्षत्र देख लीजिए, सबके नक्षत्र राशि एक दूसरे से मिल रहे होंगे, तभी दोस्ती होती है, तभी प्यार होता है, तभी एक दूसरे की अच्छी बातें या बुरी बातें भी सह ली जाती है। हम हर किसी का क्यों नहीं कुछ सह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कोई सामान्य है या आपकी शत्रुता भाव रखता है, तो आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उससे हो रही है, आपकी राशि, आपके नक्षत्र उससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपका मन नहीं करता कि मैं उसके साथ बात करूं, उसके साथ बैठूं या मित्रता करूं। तो कपड़ों का कलर जिंदगी बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। हम अपने क्षेत्र को बेहतर कर सकते हैं। क्या कोई एस्ट्रोलॉजर, क्या ज्योतिषी हमारा भविष्य बदल सकता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ और सारे लोग देख रहे हैं कि हर कोई सोशल मीडिया पर आता है और अपना ज्ञान का सागर बहा के चला जाता है। तो मतलब कैसे हम विश्वास करें कि कौन सटीक है, और वास्तविक कोई ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है? देखिए, कोई भी ज्योतिषी जो है वो किसी का भविष्य नहीं बदल सकता। अगर ज्योतिषी किसी का भविष्य बदल सकता, सबसे पहले वो अपना ही बदलता, कि अपने आप को अरबपति बना लेता, महल खड़े कर लेता और फिर दुनिया को बना के देता। देखिए, ग्रह नक्षत्र बड़े जिम्मेदार हैं। जिस समय हमारा जन्म होता है ना, उस समय हमारी जन्म पत्रिका में ये तय हो जाता है कि हमें जीवन में किस लेवल तक तरक्की करनी है। क्या हमारा पूरा जीवन एक आम आदमी की तरह बीतेगा, या एक मिडिल क्लास की तरह बीतेगा, या हम हाई क्लास, एलिट क्लास में बनेंगे, या हम अभिनेता, राजनेता, खिलाड़ी, बड़ी पर्सनैलिटी बनेंगी। ये हमारे जन्म के समय ग्रह नक्षत्र तय कर देते हैं। उसके अलावा कोई भी ज्योतिषी आपका भविष्य बेहतर तो कर सकता है, लेकिन भविष्य कोई कह दे वो आपका भविष्य बना देगा, आपकी किस्मत चमका देगा, किस्मत बदल देगा, तो भाई ये संभव ही नहीं है। ये तो आपकी कुंडली में ही लिख दिया गया है। अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी को टेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पूछ लीजिए मेरी कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है, इतने लंबे समय से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कि एक व्यक्ति जो गरीब घर में पैदा होता है वो भी आज चैंपियन बन जाता है, और एक अमीर घर में पैदा होता है वो अपने राज को, साम्राज्य को खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो ये ग्रह नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने खराब समय को बिल्कुल नहीं टाल सकते। अगर आपका समय खराब चल रहा है, उस समय कुछ उपाय करके, पूजा पाठ करके उस परिस्थितियों को, उस खराब समय को कुछ कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसको बदल नहीं सकते आप। जब तक आपका समय नहीं बदलेगा, वो दशा नहीं बदलेगी, तब तक शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। ये उदाहरण इस तरीके से देता हूं, अगर किसी व्यक्ति का शुभ समय चल रहा है तो उसके जीवन में आप कुछ चीज खराब नहीं कर सकते, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जब तक वो शुभ समय चल रहा है। बस शुभ समय अगर मेरा चल रहा है, तो अगर कोई विपरीत परिस्थिति में कुछ बिगाड़ करना चाह रहा है तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। जब तक आपको शुभ दशा रहेगी, तब तक आप दुनिया पे, देश पे, राज्य पर, अपने क्षेत्र में, अपने ऑफिस में राज करेंगे। यही राजयोग है। मतलब शुभ समय है, इसके संकेत क्या होते हैं? देखिए, शुभ समय के आने के संकेत उससे तकरीबन, मेरा ऐसा अनुभव है, 6 महीने पहले मिल जाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है जिसके साथ भविष्य में आप जुड़ जाते हैं, या उस व्यक्ति के साथ आप कोई बिजनेस करते हैं,
उनकी कंपनी में काम करते हैं तो आपको तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात भाग्य बदलता है। अगर शुभ दशा आती भी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को शनि की महादशा शुरू हो गई है और शनि कुंडली में योग कारक होके उच्च के बैठे हैं, मकर या कुंभ राशि में बैठे हैं या वृषभ राशि में बैठे हैं, तो शनि की महादशा आपको अच्छा फल देगी। लेकिन शनि की महादशा ऐसी नहीं है कि लगते साथ ही अच्छा हो जाएगा। 6 महीने का कम से कम कोई भी दशा लेती है रिजल्ट देने में। तो 6 महीने का समय लगेगा, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, माहौल बदलेगा और आपके ग्रह नक्षत्र जो हैं पूरे आपके साथ देंगे। अच्छा मयंक जी, 2025 में कुछ चीजें देखी जा रही हैं शादी के विवादों को लेके। कहीं हनीमून पर मार दिया जा रहा है, कहीं नीला ड्रम, और तमाम केस डेली नए नए केस अब आ रहे हैं। तो मतलब जब शादी होती है तो कुंडली के हिसाब से शादी मिलाई जाती है और उसके बाद विधि विधान के द्वारा शादियां हो रही हैं। अब विधि विधान के द्वारा शादियां हो रही हैं, कुंडली मिला के शादी की जा रही है, तो इतनी शादियां टूट क्यों रही हैं? ये विवाद हो क्यों रहा है? क्या पंडित जी अपना रोल जो कुंडली देखने का गलत देख रहे हैं? मतलब क्या चल रहा है? देखिए, मैं जो अनुभव में देख रहा हूँ, आजकल तो लोग कुंडली मिलाते ही नहीं है। मतलब आजकल जो हमारे पास आते हैं मैच मेकिंग के जो चीजें आती हैं वो बहुत कम आती हैं। अब आप देखिए, लव मैरिज का जमाना चल रहा है, राहु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव इस समय बहुत ज्यादा है। तो हर कोई व्यक्ति जो है ना वो अपनी पसंद के अनुसार शादी करने जा रहा है। अधिकतर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं 80% भी कर लें देश में, तो अपनी पसंद की इच्छा से हर कोई शादी करता है कि मुझे उनका स्वभाव अच्छा लग रहा है, इनका व्यवहार अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इनका नेचर है, तो चलिए मैं शादी कर लेता हूँ। अब लेकिन होता क्या है कि अगर आपने कुंडली ना भी मिलाई, चलिए मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता, ठीक है, हमने कुंडली नहीं मिलाई है, लेकिन होता क्या है ना कि हमने कुछ देखा है, कुछ कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं कि जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप एक साथ रहते हैं, तब ग्रह नक्षत्र आपको 100% प्रभावित करते हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ रोजाना उनके साथ रह रहा हूं, तो मेरे और उनके ग्रह एक दूसरे के साथ डेली टकराएंगे और जिसका समय खराब चल रहा होगा उस व्यक्ति के चलते मुझे परेशानियां बढ़ेंगी, मेरा अच्छा समय होते हुए भी। तो इसलिए अगर कुंडली में खराब समय आ गया या अमुक किसी व्यक्ति ने शादी कर ली अपनी मनपसंद की और कहीं ना कहीं कुंडली में अशुभ योग है, तो वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। फिर ये चीजें होती हैं कि पहले ये व्यक्ति पहले तो ऐसे नहीं थे, अब इनमें बड़ा बदलाव आ गया है। तो ये सब चीजें ग्रह नक्षत्रों के कारण होती है। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि मैंने आजकल लोग कहते हैं सर हमने तो सॉफ्टवेयर से कुंडली मिला ली, या हमारे तो किसी पंडित जी ने कुंडली मिला के बोला था कि 28 गुण मिल रहे थे, 25 गुण मिल रहे थे, तो फिर ये रिलेशन ब्रेक क्यों हो रहा है? तो इसको इस तरीके से समझिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव में राहु, शनि, मंगल या केतु बैठा है और नवमांश कुंडली में भी सप्तम भाव और लगन का स्वामी पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्तियों की वैवाहिक जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहता है। तो हम सलाह देते हैं कि कहीं ना कहीं आप ऐसे व्यक्ति से शादी करें जिसकी कुंडली में डिवोर्स का योग ना हो। तो मतलब अगर कुंडली नहीं मिल रही है तो शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए। देखिए बहुत से लोग करते भी हैं, अब सिख लोग कहाँ मानते हैं इन चीजों को, देखिए है ना, करते भी हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको बिना मैच मेकिंग करके अगर आप शादी करते हैं तो कुछ आप उपाय जरूर कीजिए, जिससे कि जो ग्रह नक्षत्र परेशानी पैदा कर रहे हैं उनकी परेशानी, उनके बुरे प्रभाव को कम कर सकें, शांत हो सके। जी। अच्छा, हाँ, अक्सर सुनते हैं कि किसी की राशि में मंगल दोष होता है जी, तो कितना इसका नुकसान रहता है, क्या होता है इससे? देखिए मांगलिक दोष कुंडली में तब बनता है अगर जब व्यक्ति की कुंडली में मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में आता है। तो इन भाव में मंगल बैठ के सप्तम भाव को प्रभावित करता है। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है, हमारे वैवाहिक जीवन का होता है। कहते हैं कि मंगल की दृष्टि जब जब सप्तम भाव पे पड़ेगी तो उस भाव का नुकसान करती है। यानी कहीं ना कहीं क्या दिक्कतें आएंगी कि शादी में बहुत ज्यादा देरी होगी, वैवाहिक सुख में कमी रहेगी, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। मंगल इन भावों में बैठ के आपके अंदर तनाव, एग्रेशन, परेशानी को बढ़ाता है, क्रोध की अधिकता बढ़ाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी, दिक्कतें बनी रहती हैं। तो इसलिए कहता है कि अगर मंगली कोई व्यक्ति, कोई जातक है, अगर उसका विवाह मांगलिक से ही हो तो ये दोष कटता है और जिसके चलते वैवाहिक जीवन में परेशानियां कम रहती हैं। मतलब मांगलिक दोष जो है कट सकता है आसानी से। अच्छा, मांगलिक दोष हो गया एक, और एक हो गया कालसर्प दोष, तो दोनों में से घातक कौन सा है, खतरनाक कौन सा है? देखिए कालसर्प दोष किस भाव से बन रहा है,
क्या लगन भाव से बंधा है और सप्तम भाव के बीच को बंधा है। तो काल सर्प दोष हमारी कुंडली में हमारे वैवाहिक जीवन से लेके हमारे करियर को भी प्रभावित करता है। अगर आपकी कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाएं तो काल सर्प दोष बनता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, अप्स एंड डाउन काफी रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति तरक्की नहीं करते हैं। ये दोष आपको हम कह सकते हैं कि 30-32 वर्ष की आयु तक थोड़ा ज्यादा परेशान करता है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर काल सर्प योग में शुभ ग्रहों की युति हो जाए तो काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। केंद्र में अगर आपका मान लीजिए बृहस्पति उच्च का बैठा है या केंद्र में शुक्र शनि उच्च के हैं तो ऐसे में काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है। और हमने बहुत सी कुंडलियां देखी हैं, देश के बड़े बड़े राजनेता हुए हैं, खिलाड़ी हुए हैं, जिनकी कुंडली में या व्यापारी हुए हैं कि काल सर्प दोष है और उन्होंने जीवन में बहुत तरक्की भी करी है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि काल सर्प दोष कुंडली में है तो अमुक व्यक्ति सफलता अर्जित नहीं करेगा, लेकिन हाँ परेशानी देता है, संघर्ष जरूर देता है। किसी की कुंडली में धन समृद्धि बहुत पैसा है, कैसे पता करें मिनटों में? देखिए कुंडली में सबसे पहले तो आप कितना धन कमाएंगे ये आपके सेकंड हाउस से पता चलता है, जो धन का होता है ना। अगर सेकंड हाउस की प्लेसमेंट अच्छी है, अगर सेकंड हाउस छठे 8वें 12वें भाव में नहीं है तो व्यक्ति कमाएगा और पैसे को जोड़ेगा भी। मैंने बहुत सी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है पीड़ित हैं शनि राहु के द्वारा या छठे 8वें 12वें भाव में है, तो उन लोगों के जीवन में देखा है कि पैसा तो उन्होंने कमाया लेकिन वो पैसा उनके खुद के काम नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं वो व्यय हुआ है, नुकसान हुआ है, व्यर्थ में जिम्मेदारियों पर पैसा खर्च हुआ है। लेकिन उन लोगों ने कहा है कि धन तो हमने बहुत कमाया लेकिन इसका हम जो है ना उपभोग नहीं कर सकते और इसको हम अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर सके। तो अगर धन भाव पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपके पास धन जो है टिकेगा नहीं। कमाएंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं 3-3, 4-4 लाख महीना कमाते हैं, लेकिन वो कहते हैं सर ऐसी परिस्थिति बनती है कि पैसा व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। लगातार लंबे समय से आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, तमाम टीवी शो में जाना, तमाम लोगों से मिलना, अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर हुए, जोशी हुए, उन लोगों से सवाल करते हैं धन को लेके, संपत्ति को लेके, संतान को लेके, पारिवारिक सुख को लेके। स्वास्थ्य के बारे में एस्ट्रोलॉजर जोशियों से क्यों नहीं बात की जाती है? देखिए स्वास्थ्य को लेके अक्सर मैंने भी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शायद कोई 2 या 3% लोग आते हैं हमारे पास जो केवल इसी चीज को लेके कुंडली विश्लेषण कराते हैं। मेरे हिसाब से अगर जीवन में कुछ है तो कीमती स्वास्थ्य और शरीर है। लोग और सबसे ज्यादा इसी पे बात नहीं करते हैं दुनिया। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया है। और अगर कहना जाए पहला सुख निरोगी काया, अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, बीमारियां घिर जाएंगी, तो कहाँ आप लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी कुंडली में देखें कि हमारा जो लगन का स्वामी है वो कितना बली है। क्या वो शनि राहु केतु के साथ होगा? क्या वो छठे 8वें 12वें में अगर लगनेश चला गया तो व्यक्ति जीवन में ना कहना चाहिए ना कि हर 2-3-6 महीने में बीमार पड़ जाएगा। वो कहते हैं यार कभी ना कुछ दिक्कत हो जाती है, अभी पेट का इन्फेक्शन हो गया, अभी ये बीमारी हो गई, इससे ठीक हुए तो ये निकली। तो कहीं ना कहीं जो है उनका पैसा बीमारी पे जाता है या पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का योग उनका कुंडली में कम बन जाता है। तो इसलिए अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी काम आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से लोगों को इस बारे में जिज्ञासा होती है जानने की, सर मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। या अधिकतर लोग जो छोटे बच्चे जिनकी कुंडली दिखाने आते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जनरली लोग जो है हमसे इस बारे में बहुत कम सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और मेरा मानना यह है कि पहली शुरुआत यही है। अगर आप हेल्दी हैं, एनर्जेटिक हैं, तो फिर तभी आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मयंक जी, ये गज केसरी और राजयोग क्या होता है? कुंडली में कितना प्रभाव इसका रहता है और कैसे इंसान को पता चलेगा कि चक्रवर्ती बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? बिल्कुल, देखिए कुंडली में हर किसी की कुंडली में राजयोग नहीं होता है और किसी की कुंडली में राजयोग होता है, किसी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग होता है और किसी कुंडली में अखंड साम्राज्य राजयोग होता है। राजयोग के अलग अलग लेवल है। एक व्यक्ति शहर का मेयर बन के रह जाएगा, एक व्यक्ति जो है MP MLA बनेगा,
एक केंद्रीय मंत्री बनेगा, एक चीफ मिनिस्टर बनेगा, एक मुख्यमंत्री बनेगा और एक प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये राजयोग के लेवल है। ये आपकी कुंडली देखते ही जज कर सकते हैं। अब आते हैं गज केसरी राजयोग पे। ये एक बड़ा पावरफुल राजयोग है। मेरा अपना अनुभव ये है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी राजयोग है और शुभ भाव में बना हुआ है, तो व्यक्ति जो है बड़ा भाग्यवान होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। अच्छा, राजयोग ज्यादा अच्छा रहता है या गज केसरी? देखिए, गज केसरी राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा की युति हो गई। अगर ये युति लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से केंद्र में बनती है, केंद्र यानी कि 1, 4, 7 और 10वां भाव, अगर इन भावों पे गुरु चंद्रमा हो गए तो मानिए कि ये आपका अखंड साम्राज्य राजयोग के बराबर होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है। गरीब घर में जन्म लेके भी वो ऊंचाइयां छूता है। धन की कभी कमी नहीं रहती है, मान प्रतिष्ठा अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति देवता समान दयालु होते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, कहीं ना कहीं दुनिया पे राज करते हैं। तो ये आपका गज केसरी राजयोग का लाभ है। अब आते हैं अखंड साम्राज्य योग या चक्रवर्ती योग कब बनता है? जब लगन का स्वामी पंचम, नवम, दशम भाव में बैठ जाए या दशमेश के साथ बैठ जाए, या कुंडली में नवम भाव का स्वामी दशम में हो और दशम का स्वामी नवम में हो, यानी कि स्थान परिवर्तन हो जाए, तो ये अखंड साम्राज्य राजयोग बनता है इसमें, या चक्रवृद्धि योग बनता है। चक्रवर्ती योग जिसको कहते हैं, इसमें शुक्र, बुध, शनि और गुरु की महत्ता होती है। इन ग्रहों के योग से करके बनता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है फिर दुनिया पे राज करते हैं। अच्छा, हर लोगों की बड़ी एक शंका रहती है और मैं तो बड़ा उपयोग में लेता हूँ कि जब भी घर जाता हूँ तो मम्मी से कहता हूँ कि मम्मी आइए नज़र उतार दीजिए, तो मम्मी है जब मैं सोता हूँ तो आती है नज़र उतार देती है। क्या वास्तविक जिंदगी में नज़र का प्रभाव रहता है? बिल्कुल होता है। और ये तो हमने अपने जिस समय मैंने कुंडली का अध्ययन करना शुरू किया, ये खुद को भी देखा कि भाई मेरे को भी नजर लगी है। नजर लगती है? बिल्कुल लगती है। या हर किसी को नजर नहीं लगती है, किसी को बहुत ज्यादा लगती है, किसी को थोड़ी लगती है। लेकिन नजर का प्रभाव ऐसा है कि सपोज कीजिए आज आप किसी पार्टी में गए और बड़े सज संवर कर गए हैं, लोगों ने आपकी वहां तारीफ कर दी, तो अगले दिन या 1-2 दिन बाद आप बीमार पड़ जाएंगे। कई लोगों ने हमें कहा है कि सर ये अक्सर हमारे साथ होता है। या हम अगर किसी को अपने सीक्रेट बता देते हैं तो हमारा काम होता ही नहीं कभी भी पूरा। तो ऐसा क्यों है? देखिए, नजर जो है ना, कहना चाहिए पत्थर को भी फोड़ देती है। अगर नजर आपको लग गई तो उस समय आपका भाग्य कमजोर हो जाता है। मतलब क्या नजर किसी को बर्बाद कर सकती है? कर सकती है, अगर ये नजर बहुत ज्यादा खतरनाक हो, या आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक का प्रभाव हो जाए या इस तरह की चीजों का असर हो, तो फिर नजर आपको बड़ा नुकसान पहुंचाती है और तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक आसान व्यक्ति जैसे मैं हूँ तो मुझे अब आसानी से पता करना है कि मुझे नजर लग गई है, तो कैसे क्या? देखिए, नजर लगने के सबसे बड़े लक्षण ये होते हैं कि विद इन 2 और 3 डेज आपको सिम्टम्स दिख जाते हैं। एकदम से अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपके अंदर कमजोरी महसूस होगी, आपकी आंखें लाल रहेंगी या चेहरे का रंग जो है फीका पड़ जाएगा। इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि हमें नजर लगी हुई है। ठीक करने का सही उपाय? ठीक करने का इसमें बहुत सारे उपाय हैं ज्योतिष में। और जैसे पहले तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो नजर उतार दिया करते थे, कोई दिया जलाकर, ठीक है ना, कोई अपने ऊपर से नारियल उतार कर नजर उतारते हैं, या नींबू और मिर्च के माध्यम से, अलग अलग तरीके हैं। इस तरीके से आप नजर अपनी उतार सकते हैं। या फिर अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा करते हैं, शिव चालीसा करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि नजर का बुरा प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम रह जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति शिव चालीसा का पाठ करता है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो नजर का कोई मामला रह नहीं जाता? बहुत ज्यादा नहीं रहता। और अगर हल्की फुल्की नजर लगती है तो मेरा मानना यह है कि वो आप उससे 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आसानी से रिकवरी कर लेते हैं। लेकिन जब ये कोई बुरी नजर का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाए, या हमारे ऊपर अगर कहते हैं कि भाई जादू का असर हो जाए, काले जादू का असर हो जाए, तो फिर ये चीजें लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाती है, फिर बड़ी परेशानी होती है। फिर कहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी फीका पड़ जाता है। जब ये ब्लैक मैजिक नजर पर हम लोग बात कर रहे हैं तो तंत्र मंत्र पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तंत्र मंत्र में और ज्योतिषी में क्या फर्क रहता है? देखिए, तंत्र मंत्र एक अलग चीज है और ज्योतिष जो है इसका हिस्सा जरूर है। लेकिन ज्योतिषी एक कुंडली देख के बता सकता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव है या नहीं है, या इस तरह की क्रिया आपके ऊपर हो सकती है या नहीं। क्योंकि कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया, मान लीजिए चंद्रमा शनि, राहु, केतु के प्रभाव में है और 6, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, या शनि मंगल एक साथ है,
या शनि राहु एक साथ बैठे हैं अशुभ भावों में, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जीवन में कभी ना कभी उसको तंत्र मंत्र जादू टोने या ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनका ऑरा कमजोर हो जाता है, उनका मन कमजोर हो जाता है। ये चीजें वहां हावी होती हैं जहां व्यक्ति के अंदर कमजोरी आई। अगर कोई कमजोर दिल के व्यक्ति होते हैं तो उनके ऊपर ये सब शक्तियां ज्यादा हावी होती हैं बजाय कि एक मजबूत व्यक्ति के मुकाबले। और ये शक्तियां जो हैं वहीं वास करती हैं जहां इनको बहुत अच्छा लगता है, बड़ी आनंद लगते हैं, और फिर उस चीज से ये भागती नहीं है, वहां से घर कर जाती हैं। परेशानियां तमाम तरह की बढ़ जाती हैं, आप पूरे घर परिवार में इसको प्रभावित करती हैं। ये इसके लक्षण ये दिखते हैं कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है या किसी ने कोई कहते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ जुड़ गई है, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, यानी कि इसका असर 1 महीने में दिखता है। आपको बहुत ज़्यादा सिरदर्द रहेगा, मानसिक पीड़ा रहेगी, और आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा। उसके बाद शरीर में थकावट गिरावट हमेशा रहेगी, और धीरे धीरे ये बीमारी का रूप ले लेती है। आपके नौकरी या बिजनेस में तमाम तरह की परेशानियां उतार चढ़ाव आती हैं। घरेलू कलह, घर के परिवार के मुखिया का बार बार बीमार रहना या उनको कोई संकट आना, तो इस तरह की दिक्कतें नेगेटिविटी के चलते, नेगेटिव एनर्जी के चलते या तंत्र मंत्र के चलते प्रभाव में देखी गई है। अच्छा, तंत्र मंत्र से अगर मुझे बचना या मुझे अपने परिवार से बचाना, मान लीजिए कोई भगवान का दिया हुआ तो है नहीं तंत्र मंत्र, आपसी कलेश में लोग आपस में कर लेते हैं, अगर मुझे बचाना है खुद को या परिवार को, तो तंत्र मंत्र से हम लोग आसानी से कैसे बच सकते हैं? देखिए, इससे बचने के लिए नियमित रूप से आप कोशिश करें कि घर में पूजा पाठ होनी चाहिए। जिस घर में पूजा पाठ जितनी ज्यादा होगी वहां इन चीजों का प्रभाव जो है कम रहता है, ये शक्तियां वहां वास लंबे समय तक नहीं कर पाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप घर पे नियमित रूप से रुद्राभिषेक करेंगे, सुंदरकांड का पाठ आपके घर में होगा, तो नेगेटिविटी नहीं रहेगी। अगर आपके घर में नियमित रूप से साफ सफाई रहेगी या नियमित रूप से घर में आप कपूर जलाते हैं, तो नेगेटिविटी घर से दूर भागती है, क्योंकि जहां गंदगी होगी वहां नेगेटिविटी, ये सब चीजें ज्यादा हावी रहती हैं, ज्यादा प्रभावी रहती हैं। अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बता रहे कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो लहसुन, हींग या प्याज जो है किसी चीज में बांध के साथ लेके जाएं, तो इस तरह की नकारात्मक शक्तियां इस तरह की स्मेल से दूर भागती हैं। उनको ये चीजें पसंद नहीं है। पसंद क्या है, लोग क्या करते हैं, परफ्यूम लगाया और सीधा घर से बाहर चले गए, और खासकर संध्या कालीन के बाद, या मीठा खा के घर से बाहर निकल गए। अगर आपको याद हो, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे, बेटा मीठा खा के घर से बाहर मत निकलो। हमारी मम्मी तो आज भी राख लेके आ जाती है। जी, देर रात को मत घूमो, होली, दीपावली, अमावस की रात को मत घूमो, क्योंकि इस समय ये जो शक्तियां होती हैं, नकारात्मक शक्तियां धरती पे होती हैं और हमारे को बुरा प्रभाव डाल सकती है। तो ये चीज एक लॉजिकल चीज है, फैक्ट है कि बड़े बुजुर्ग इस चीज को बोला करते थे। लेकिन आजकल का जमाना है कि बड़ा एडवांस है, कोई इन चीजों को मानता ही नहीं है, और इस तरह की शक्तियां साथ जुड़ जाती हैं तो हमें वो परेशान करती हैं। जिन लोगों की लिए शादियां नहीं हो रही, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे सबसे बढ़िया तो यह है कि अगर किसी पुरुष के विवाह नहीं हो रही, तो यानी कि शुक्र कुंडली में कमजोर है, क्योंकि शुक्र जो है पुरुष की कुंडली में विवाह का कारक है। शुक्र कमजोर है, अस्त है, नीच का है या पीड़ित होगा, तो रिश्ते बार बार होके टूटते हैं। कहते हैं ना कि इनका रिलेशन 2-3 बार टूट गया, 2 शादियां टूट गई, या 2-3 रिलेशन थे वो ब्रेक हो गए किसी भी वजह से, या रिश्ता 2 बार टूटा फिर शादी हुई है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है, पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कमजोर है, या वहां नीच ग्रहों की दृष्टि है, तो हम कहते हैं कि आप 30 वर्ष की आयु के बाद विवाह करें, उसके बाद ही आपका रिलेशन टिक पाएगा। और स्त्री की कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर है, तो आपका विवाह जो है देरी से होगा, या रिश्ता होके टूट जाता है, या सप्तमेश कमजोर हो गया। मान लीजिए कि मकर लगन की कुंडली है, सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो गया, गुरु भी खराब है, तो रिश्ते तो आते हैं मगर वो बात बन नहीं पाती। तो ऐसी कुंडली में सलाह दी जाती है कि आप अगर 28-30 वर्ष की आयु के बाद विवाह करें तो बहुत अच्छा रहेगा। या जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, वो बृहस्पतिवार का व्रत करें, ठीक है ना, और बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें, किसी ब्राह्मण की सेवा करें, तो शुभ फल जल्दी मिलेंगे, विवाह के योग बनेंगे। पुरुष के लिए शुक्र का बोला गया है कि शुक्र कमजोर होगा, तो उसमें आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर खिलाएं, दूध दही चावल का दान करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, तो इससे आपके जल्दी विवाह होने के योग बनेंगे और आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी।
अब नौकरी को लेके 2 सवाल पूछ जी लेते हैं। अब कुछ लोगों की नौकरियां नहीं लग रही, लगातार नौकरी को लेके परेशान होते जी हैं, उन्हें क्या उपाय आगे करना चाहिए? देखिए, अगर काल चक्र की कुंडली में देखें तो दशम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, यानी शनि के पास डिपार्टमेंट है कि हाँ। भाई मेरी नौकरी अगर नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं कुंडली में या गोचर में शनि की स्थिति खराब है। तो सबसे पहले तो शनि के उपाय कीजिए आप, या अपनी जन्म पत्री दिखा के ये देखिए कि क्या आपको 7.5 ढैया तो नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि 7.5 ढैया में लोगों की नौकरियां छूटती हैं, बिजनेस पे ताले लग जाते हैं, या लोग बार बार अपना व्यापार बदलते हैं लेकिन फिर भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि शनि की 7.5, शनि की ढैया का होना, या शनि की महादशा का होना, राहु की महादशा का होना। ये 2 दशाएं ऐसी हैं जो आपको बड़ा संघर्ष कराती हैं आपके करियर में। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु खराब चल रहे हैं और उन्हीं की दशा आ गई तो आपको लंबे समय तक जो है करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। शनि देव की पूजा करें, शनि देव की उपासना करें, तो निश्चित रूप से आपको कार्य व्यवसाय में सफलता मिलती है। अच्छा, नौकरी की बात चल रही थी, दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ कि मेरे ही कुछ साथी हैं, कुछ सीनियर सर हैं, कुछ मतलब मिलने वाले लोग, जी और जी जी जब रहते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, तो एक बात हमेशा आती है कि यार मैं ये काम तो करने वाला था पर कर कुछ और रहा हूँ, या फिर जो कर रहा हूँ ये मजबूरी में कर रहा हूँ करने, मतलब ऐसे लोगों को डाउटफुल क्यों रहते हैं, जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, तो ये कहीं कुंडली का मैच गड़बड़ होता है या क्या सिस्टम होता है? देखिए, होता ये है कि आजकल तो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों की जन्म पत्रिका दिखा रहे हैं कि सर इसको हम क्या साइंस के सब्जेक्ट दिलवाएं, या मतलब इसको बच्चों को, कॉमर्स के दिलवाएं, अच्छा, या इसको आर्ट्स दिलवाएं, किस क्षेत्र में हमारा बच्चा अच्छा रहेगा। मतलब राशि के हिसाब से बच्चों को पढ़ा हाँ। रहे हैं? और ये क्यों लॉजिकल है, हाँ। इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसकी कुंडली में अच्छे खिलाड़ी बनने के योग है, उसकी कुंडली में बड़े अच्छे व्यापारी बनने के योग हैं, या बड़े अच्छे मैनेजर बनने के योग हैं। तो कुंडली तय करती है। अगर हम किसी बच्चे को कुंडली के अनुसार शिक्षा ग्रहण कराएं कि आपका शुक्र बुध मजबूत है तो चलिए आप सीए कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए, तो कामयाबी अर्जित करेंगे। अगर आपका शनि मंगल बली है तो स्पोर्ट्स में चले जाइए, इंजीनियर बन जाइए। शनि मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, तो आप राजनीति में चले जाएं या व्यापार कर लीजिए। तो कुंडली से तय होता है। अगर हम अब सपोज कि कोई व्यक्ति हमारे पास मेष लगन के आते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि अगर आप कला के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आपका शुक्र बली है और शुक्र पंचम या सप्तम या दशम भाव में बैठा है। तो भैया बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हैं, अच्छे राइटर, पत्रकार अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, या बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एंकर बनना है तो आपकी कुंडली में शुक्र और बुध का बली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र लोकप्रियता देता है। अगर नहीं है तो मैनेज कर सकते हैं नियम उपाय करके? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उन चीजों को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए आजकल क्या हो रहा है कि बहुत से लोग जो है ना कहीं कुंडली के अनुसार उनके, अब सपोज कुंडली में तो शनि बलवान है, शनि चाहता है कि आप बहुत अच्छे भाई व्यापारी बन सकते हो, और आप कर नौकरी रहे हैं तो तरक्की नहीं मिल पाएगी। मतलब अगर हम बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं और बच्चा छोटी उम्र में है और हम अभिभावक हैं, तो कहीं ना कहीं कुंडली को दिखा के बच्चे का, मेरा मानना है कि आजकल क्या होता है कि 10th तक तो सभी सब्जेक्ट रहते हैं। हाँ, 10th के बाद या उससे पहले ही आप डिसाइड करें, बच्चे की कुंडली अगर दिखा लें उस समय कि हमारे बच्चे के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले समय में बेहतर रहेंगे, किस क्षेत्र में बच्चा आगे शिक्षा ग्रहण करे, उच्च शिक्षा ग्रहण करे कि वो कामयाब हो और उस क्षेत्र में उसको जल्दी सफलता मिले। मेरा मानना यह है कि अगर हम ग्रहों के अनुसार अपना करियर का चुनाव कर लेते हैं तो सफल जल्दी हो जाते हैं और बड़ी सफलता अर्जित करते हैं, ये फर्क आ जाता है। अच्छा, अब मेरा नाम संदीप है जी, संदीप शर्मा मैं लिखता हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई थी 10/6/94। क्या बता सकते हैं कि मेरी राशि में क्या होने वाला है? बिल्कुल। देखिए, अगर अभी डेट ऑफ बर्थ देख के कुंडली में अगर आपका जन्म समय भी देंगे तो देख के बता सकते हैं कि आपकी राशि असली क्या है और आपका आने वाला समय कैसे रहने वाला है। तो आप अपना जन्म समय हमें बताइए। आप डेट ऑफ बर्थ पहले बता दीजिए। 10/6/94। और ये जो आप बताएंगे काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। देखते हैं। आपकी कुंडली देख के पहले बता देते हैं, बुध की स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी होगी, जो आप आज मतलब की वक्ता है। और अगर बुध की स्थिति खराब होती है तो? बुध की स्थिति खराब होती है तो व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता नहीं बन पाता है, या उसके बाद धन का संचय नहीं रहता है। आपने डेट ऑफ बताइए। 10 जून। हाँ, 10 जून 94। हाँ। और जन्म समय 9:30। सॉरी 9:30 9:30 मॉर्निंग। हाँ जी। और जन्म स्थान आगरा।
देखिए ग्रह नक्षत्र जो है ना, व्यक्ति मनुष्य ग्रहों के द्वारा संचालित है। अब आपने देखा होगा एक व्यक्ति को तो गुस्सा आता ही नहीं और एक को बहुत ज्यादा आता है, और एक बैलेंस है कि कभी गुस्सा रहता है कभी शांत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की राशि नक्षत्र ग्रह अलग है। लगन में शनि सूर्य मंगल होगा तो व्यक्ति जोशीला बहुत होगा, अग्रेसिव होगा। लगन में शुक्र बुध होगा तो सौम्य स्वभाव का होगा। अब देखिए आपकी कुंडली जो है कर्क लगन की कुंडली है, और कहीं ना कहीं आपके मिथुन राशि आपकी बनती है। अब मिथुन राशि मेरी बनती है और मैं अभी तक देख रहा हूँ कुंभ राशि। यही तो गड़बड़ हो जाती है कि बहुत से जितने भी लोग जो एस नाम के होंगे वो शायद अपनी राशि गलत देख रहे हैं। अब ये समझिए कि आपकी नाम राशि के अनुसार अगर आपका नाम के अल्फाबेट से रहता, सपोज कई बार क्या होता है ना, बचपन में माता पिताजी किसी पंडित जी को कुंडली दिखाते हैं कि भैया बच्चे की कुंभ राशि है, तो उसका नाम करते चलो उसका नाम स से रख दो, संदीप रख दो, समीर रख दो, सुरेश रख दो, तो वो सेम राशि चलेगी। हमारी राशि थी मिथुन और हम देख रहे हैं कुंभ। ये गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत भावुक इंसान है। किसी भी चीज को लेके जल्दी भावुकता ले लेते हैं, ठीक है ना। मन में व्याकुलता बेचैनी रहती होगी, स्ट्रेस रहता है, और भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। लगन में आपके शुक्र है, लगन में शुक्र कर्क राशि में होगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कला संस्कृति या मीडिया फील्ड से जुड़ेगा या वक्ता बनेगा। और बुध 12वें भाव में हो, चंद्रमा के साथ हो, तो माइंड जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। व्यक्ति सोच नहीं पाता कि यार अभी क्या करना चाहिए, अभी लूं, कल करूं, परसों करूं। एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है चंद्र बुध की युति में। लेकिन 12वें भाव का बुध जो है मिथुन राशि का है, तो कला में आप ना चाहते हुए भी आएंगे। और लगन में शुक्र है तो ये दिखाता है। ये आप कैसे कह रहे हैं ना चाहते हुए आएंगे? क्योंकि ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ में, कर कुछ और रहा था। हाँ, यही तो ग्रहों का खेल है, यही तो ग्रहों का खेल है कि हमारी कुंडली में शुक्र और बुध ने आपको कला के क्षेत्र में ना चाहते हुए भी ला दिया। क्योंकि आपके ग्रह ऐसे हैं, आप उधर चल के आए हैं। दशम भाव में आपके मंगल है, केतु के साथ बैठा है। और वर्तमान में अगर दशा की बात करें तो देखिए अभी गुरु की दशा आप भोग रहे हैं, और गुरु की दशा में अभी वर्तमान में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। तो ये जो समय आप नोट कीजिए, अभी वर्तमान में आपकी राशि में ही यानी कि मिथुन राशि में ही बृहस्पति चल रहे हैं और दशम भाव में शनि है। तो ये जो समय है आपका, आने वाले 1.5 साल आपका उज्जवल भविष्य की ओर आपको ले जाने वाले हैं। यानी कि ये 1.5-2 साल जो हैं, ये जो मेहनत आप करेंगे वो आपको पूरी जिंदगी फायदा देगी। इतनी बड़ी लोकप्रियता आप हासिल करने वाले हैं। कर्क लगन है, लगन में शुक्र है। जब तक आप पब्लिक डीलिंग में रहेंगे, वाणी से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता ज्यादा अर्जित करेंगे। तो अब सीधे साफ शब्दों में बता दीजिए कि क्या शुभ होने वाला है, क्या अशुभ होने वाला है? देखिए गुरु की दशा है, गुरु राहु के साथ बैठा है चतुर्थ भाव में। और हालांकि दोनों ग्रहों की डिग्रियों में बहुत अंतर है, तो इसलिए चांडाल दोष जो है वो ना के बराबर है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गुरु में चंद्रमा की दशा है, थोड़ा सा अभी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, गले छाती के रोग। लेकिन ये जो समय आने वाला आ रहा है, आने वाले 2-2.5 साल तक आप बहुत बड़ी लोकप्रियता हासिल करेंगे। सोशल मीडिया पे, समाज में, देश दुनिया में आप एक अपनी अलग मुकाम हासिल करेंगे। तो समय आपका बहुत बढ़िया शुरू हो चुका है। मेहनत कीजिए। एकादश भाव में सूर्य है, और जिनके एकादश भाव में सूर्य होता है वो व्यक्ति विश्व स्तर पर लोकप्रियता अर्जित करते हैं। यानी कि उनकी जो पॉपुलैरिटी होती है विश्व विख्यात होती है। अब राशियों की बात कर रहे हैं तो हम राशियों की बात कर लेते हैं। एक सोशल मीडिया पर बड़ा अजीब सा ट्रेंड चलता है एस नाम को लेके। कुछ लोग भेज देते हैं, मुझे टैग कर देते हैं कि तुम्हारे लिए। अब एस नाम को लेकर क्यों लोग इतनी रील बनाते हैं? क्यों एस्ट्रोलॉजर एस नाम को लेकर इतना बात करते हैं? देखिए मुझे समझ नहीं आता है कि एस नाम के बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। मतलब कि कुंभ राशि की आती है एस में, और कुंभ राशि कोई ऐसी नहीं है कि अभागी राशि है। कुंभ राशि बहुत भाग्यशाली राशि होती है। अक्सर ये देखा गया है कि अगर कुंभ राशि के नाम के अल्फाबेट से नाम रख दें तो शुभता ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब एस नाम के अल्फाबेट वाले बहुत तरक्की भी कर रहे हैं दुनिया में, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर केवल एस नाम से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उनकी कुंडली में शुभ ग्रह भी होंगे। कारण लॉजिक ये देता हूं कि इस दुनिया में आप उठा के देख लो, अपने देश में एस नाम के लोग संघर्ष भी कर रहे होंगे। एस नाम का व्यक्ति एक लेबर क्लास भी होगा, मजदूर भी होगा। एस नाम का व्यक्ति किसी फैक्ट्री में कर्मचारी भी होगा, वो कहीं ना कहीं क्लर्क भी होगा। और एस नाम का व्यक्ति जो है वो ऊंचाइयां भी छू रहा होगा। वो सलमान खान भी है, वो शाहरुख खान भी है, ठीक है ना, वो सचिन तेंदुलकर भी है। तो
डिपेंड ये करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है। खाली कल को अगर मैं अपना नाम जो है मयंक शर्मा की जगह मुकेश अंबानी रख दूं तो क्या मैं वैसे बन जाऊंगे मेरे सितारे? खुद सोचिए, आप कभी नहीं बन सकते। या मैं अपना नाम कल को बदल के अक्षय कुमार रख लूं तो मेरे सितारे बदल जाएंगे? कभी नहीं। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस खुद से करी है कि नाम का स्पेलिंग बदलने से, नाम के आगे 2 ए लगाने से, 2 के लगाने से कुछ नहीं होता। जब तक समय अच्छा नहीं आएगा आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको अच्छे समय का वेट करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप एग्जाम्पल मानिए कि आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी कह रही है और आप किसी ज्योतिषाचार्य से मिले, उन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत तरक्की होगी, और आपने मेहनत ही नहीं करी तो वो राज्यों कैसे काम करें? गड़बड़ है। तो ये चोली दामन का साथ है कर्म और भाग्य। हम अगर शुभ समय में मेहनत अच्छी करेंगे तो भाग्य को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही अगर खराब समय में मेहनत ज्यादा करेंगे तो अपने भाग्य अगर आपका 0 दिखा रहा है तो उसको आप 30% 40% तक ले जाएंगे अपने कर्म से। तो कर्म जो है वो मैटर करता है। 2025 आधा गुजर चुका है। अब आने वाले भविष्य में 12 राशियों के क्या हाल होने वाले हैं? कुंभ से शुरुआत करते हैं। कुंभ राशि का आगे क्या भविष्य है? देखिए, कुंभ राशि वालों की बात करें तो अभी ये 7.5 का अंतिम पड़ाव चल रहा है। लेकिन कुंभ राशि वो नहीं जिनके बोलते नाम से, जिनकी असली राशि, जिनकी चंद्र राशि कुंभ है, तो वो ये सुने कि उनका अंतिम 2.5 वर्ष शनि की 7.5 के चल रहे हैं। जून 2027 को उनको 7.5 समाप्त हो रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत तरक्की करेंगे और जीवन में काफी ऊंचाइयां छुएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए अभी से भी समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। हालांकि इस वर्ष थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन 2026 से मार्च के बाद से काफी तरक्की करते चले जाएंगे। मिथुन राशि के क्या रहने वाले? मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, ये समय इस समय काफी अच्छा है। गोचर में अगर मैं आपके लिए वर्तमान में शनि राहु की स्थिति देखूं तो बहुत ही शुभ है और लगन में आपके गुरु हैं। एक नई शुरुआत होने जा रही है। मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा समय है। इस समय पे किए गए कार्य वो आपके लिए भविष्य में बहुत लाभकारी साबित होंगे। तो मिथुन राशि वालों को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का पूर्ण फल देंगे। शनिदेव दशम भाव में बैठे, मेहनत बहुत करवाएंगे, लेकिन सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। कर्क राशि का पिछले समय से कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ बदलने वाला है जी। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए पिछले 2.5 साल से शनि की ढैया थी जो 29 मार्च को समाप्त हुई है। लेकिन अब अष्टम भाव में राहु आ गए हैं। तो राहु के आने से कर्क राशि वालों को क्या करना है? धन का निवेश सोच समझ के करना है। किसी को पैसा उधार देना है तो भी सोच समझ के दें। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन मेहनत बहुत करें। अभी मेरा ऐसा मानना यह है कि आने वाले कम से कम अगर देखें तो 8 साल कर्क राशि वालों के लिए गोचर के हिसाब से बहुत बढ़िया है। शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी रहेगी। इन 8 सालों में जो आपने मेहनत कर ली तो फिर एक लंबे समय तक आप बैठ के आराम से राज करेंगे। इन 8 सालों को गंवाएं मत। और सिंह राशि के क्या हाल है? सिंह राशि इस समय बड़ी दुर्बल अवस्था में है, बड़ी परेशान है। सिंह राशि क्योंकि लगन में मंगल केतु की युति है और इस राशि को सबसे ज्यादा मंगल केतु पीड़ा दे रहे हैं। मंगल की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर है, क्योंकि मीन राशि में शनि है। मंगल की दृष्टि शनि पर और शनि से 6ठे भाव में मंगल। तो ये स्थिति अभी सिंह राशि वालों की अच्छी नहीं है और शनि की ढैया भी है। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले इस समय बड़े परिवर्तन से बचें, व्यर्थ के बयानबाजी से बचें। अगर राजनेता है, अभिनेता है, तो भाई आपको परेशानी हो सकती है, तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। इस समय सिंह राशि वालों को कहीं ना कहीं समझौता करके चलना पड़ेगा। करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव अभी दिखाई दे रहा है। इस वर्ष में थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है। शनि के उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो लाभ मिलेगा। कन्या राशि का क्या भविष्य रहने वाला है? कन्या राशि वालों की स्थितियों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कन्या राशि वालों को देखें तो 18 मई के बाद से जैसे राहु केतु का परिवर्तन हुआ है तो उनके लिए स्थितियां बेहतर हुई हैं और आने वाले समय में 13 सितंबर के बाद पूरी तरीके से इनके लिए स्थितियां फेवर में रहेंगी। लेकिन कन्या राशि वालों, अभी मंगल केतु की युति 12वें भाव में है, खर्च की अधिकता परेशानी चल रही है और 28 जुलाई से 13 सितंबर तक आपको विशेष सावधान रहना है, अपने कार्यस्थल पर भी और घरेलू मोर्चे पर भी। तुला राशि का क्या भविष्य है? तुला राशि के सितारे बृहस्पति के 9वें भाव में आते ही बलवान हो गए हैं। तो तुला राशि वाले काफी अच्छी प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे आने वाले अगर बात करूं तो तकरीबन 2.5-3 वर्ष इनके लिए, इवन 4 वर्ष बहुत अच्छे रहेंगे। वृश्चिक राशि में कुछ बदलाव? वृश्चिक राशि वाले सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत संबंधी परेशानियां या धन की हानि हो सकती है। धन का कारक अष्टम भाव में है
तो सोच समझकर धन का निवेश करें। और वृश्चिक में राशि में बड़ी दिक्कत है कि कुछ भी बोल देते हैं, बोलते पहले हैं सोचते बाद में, तो इस चीज का ध्यान रखें, सावधानी बरतनी है। हाँ, थोड़ा तोल मोल के बोल, ये पॉलिसी होनी चाहिए। और धनु को लेके तो बड़ी बात धनु राशि पे ढैया अभी चल रही है, लेकिन सप्तम भाव में बृहस्पति है जो शनि की ढैया का प्रभाव थोड़ा कुछ कम कर रहे हैं। अभी 13 जुलाई से शनिदेव जो है वक्री होने जा रहे हैं, तो यहाँ धनु राशि वालों को थोड़ा करियर में सावधानी पूर्वक चलना होगा और किसी को पैसा उधार नहीं देना है। मकर राशि के लिए कैसा होने वाला है आगे वाला समय? मकर राशि वाले थोड़े वर्तमान में मंगल केतु की युति क्योंकि अष्टम भाव में चल रही है, जिसके चलते शारीरिक कष्ट, नुकसान, हानि झेल रहे हैं। अब कह रहे हैं सर 7.5 समाप्त हो गई तो भी दिक्कत हो रही है। तो देखिए, मंगल केतु की युति को आप समाप्त होने दीजिए, तो कहीं ना कहीं 28 जुलाई के बाद चीजों में सुधार होगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन आपको 13 सितंबर तक थोड़ा सा वाहन इत्यादि संभल के चलाना होगा और वाणी पर संयम रखना होगा। मीन राशि के लिए क्या है? मीन राशि इस समय शनि आप ही की राशि में है, तो मीन राशि वालों को भाई ये समय, अगर जो जातक करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वहां थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दे रहा है। सफलता मिलेगी, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि मीन राशि वाले अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो कृपया ये फैसला टाल दीजिए, क्योंकि शनि आप ही की राशि में है, तो यहाँ बड़ा संघर्ष रहता है। इस समय पे नौकरी करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और 7.5 जब अंतिम पड़ाव पर होगी तो उस समय आप अपने कार्य में हाथ डाल सकते हैं, यानी खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। अब राशियों की बात हुई है तो राशियों में एक और चीज पूछ लेते हैं कि आने वाले समय में सबसे अच्छी राशि कौन सी होने वाली है जो राज करेगी? देखिए, आने वाले समय में मेरा मानना यह है कि जिस राशि के अभी अगर 2.5 साल की बात करते हैं, 2.5-3 साल की बात कर रहे हैं, कि इन 2.5-3 साल में ये राशियां जो है बहुत मौज करने वाली है। वृषभ राशि, वृषभ राशि, अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो उसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी आ रही है। ये आपको बहुत अच्छा फायदा दिलवाएगी, बड़ा जबरदस्त रहेगी। उसके बाद मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा आने वाले समय में। और मिथुन राशि के बाद ग्रह गोचर के अनुसार जो राशि बहुत ज्यादा तरक्की करेगी, क्योंकि शनि एक लंबे समय के लिए बलवान हो रहे हैं, कर्क राशि, ये राशि बहुत अच्छा राज करने वाली है आने वाले समय में। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अच्छा। और तुला राशि वालों के बाद बात करें तो जिसके लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है वो रहेगी भविष्य में कुंभ राशि। अच्छा। ये वो चंद राशियां हैं जो आने वाले समय में काफी अच्छी प्रोग्रेस करती हुई नजर आ रही है। आने वाले 2.5-3 साल की बात करें तो इनके समय काफी अच्छे हैं। इस समय पे अगर वो शुरुआत करते हैं तो सफलता बड़ी अर्जित कर सकते हैं। अशुभ कौन सी राशि होने वाली है आने वाले समय में? देखिए, अगर अभी करंट की पोजीशन की बात करें तो मेरे हिसाब से मेष राशि को 7.5 लग गई है। मेष राशि हम अशुभ तो नहीं कहेंगे, लेकिन परेशानियां थोड़ी बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी। मेष, सिंह, धनु, ये जो अग्नि तत्व की राशि है, इनके ऊपर शनि का प्रभाव आने वाले तकरीबन जून 2027 तक, यानी कि तकरीबन 2 साल का समय बड़ा टफ रहने वाला है। तो कोई भी निर्णय सोच समझ के लें, बड़े फैसले लेना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का अध्ययन कराकर ही लें, क्योंकि गोचर की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं रहेगी। ऐसे में अगली राशि कौन सी है जिसको बड़ा संघर्ष रह सकता है, वो मीन राशि है, क्योंकि मीन राशि में शनि चल रहे हैं। और जिस राशि में शनि गोचर में चलते हैं उस राशि को जब तक शनि वहां रहेंगे, यानी कि 5 जून 2027 तक थोड़ा संघर्ष देंगे, थोड़ी परेशानियां देंगे। तो इन ये चंद राशि हैं जिनको आने वाले समय में सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग कुंडली और एस्ट्रोलॉजी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, दिखाते भी नहीं है और ना इन चीज़ों में मानते हैं। तो क्या वास्तविक हर इंसान को कुंडली अपनी दिखानी चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि शायद नुकसान भी हो सकता है, शायद कुंडली में कोई फायदा भी छुपा हो। देखिए, मेरा मानना यह है कि बहुत से लोग जो है या पूरे विश्व की बात करते हैं तो वो ज्योतिष को नहीं मानते हैं। लेकिन अब आप देखिए, ग्रह परिवर्तन करते हैं तो हमारे ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है देश, परिस्थिति, काल के आधार पे। अब अगर बात करें हिंदुस्तान की, यहाँ चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति रह रहे हो तो उनकी राशि में अगर, चंद्र राशि में अगर खराब ग्रह आ गया या खराब ग्रह की दशा आ गई तो वो लोग संघर्ष करेंगे। मैंने कितने लोगों को देखा है, मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं जो सिख हैं, जो मुस्लिम हैं या जो क्रिश्चियन हैं, वो कहते हैं सर हम इन चीजों में नहीं मानते, लेकिन वीडियो देखा, अच्छा लगा तो सोचा कि एक बार जरा जान लें कि क्या हम जीवन में कभी तरक्की कर पाएंगे या सारी जिंदगी ऐसे ही संघर्ष रहेगा। अगर आपके ऊपर राहु और शनि की दशा आ जाए तो ये दशा बड़े लंबे समय तक चलती है। तो जब 18-20 वर्ष तक कोई लंबे
खराब ग्रह की दिशा चल जाए तो समझ लीजिए व्यक्ति उतने वर्ष तक संघर्ष करता है, उसका जीवन एक जैसा ही रहता है, कोई बड़ी तरक्की नहीं होती है। इसके उलट आपको शुक्र की दशा आ जाए या शनि की दशा आ जाए जो 19 साल 20-20 साल चलती है, अगर ये ग्रह शुभ है तो व्यक्ति 20 साल तक अधिकतर समय जो है वो ऐशो आराम में बिताता है। तो अब चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी मतलब देश में रहते हो, भाई ग्रहों का प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा। ब्रह्मांड में शनि ही नीच का होगा तो परेशानी सबको आएगी, शनि उच्च का होगा तो सबको कुछ ना कुछ देंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि 12वें या लगन में या अष्टम भाव में आएगा, चाहे आप अंग्रेज हो चाहे आप कोई से भी धर्म के हो, तो ग्रह तो आपको प्रभावित करेंगे। अब सूर्य की रोशनी निकलती है तो सबको उसकी ऊर्जा मिलती है, सबको गर्मी झेलनी पड़ती है। ऐसे ही चंद्रमा जब निकलते हैं तो शीतलता सबको प्राप्त होती है। तो ये ब्रह्मांड में जो ग्रह है शुभ अशुभ युति बनने पे अपना परिणाम शुभ और अशुभ देते हैं, हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। अब बहुत से जातक राहु चंद्रमा चंद्र केतु की युति में पैदा होते हैं, शनि चंद्रमा की युति पे पैदा होते हैं, या चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को जो जातक पैदा होते हैं अमावस को, कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति कमजोर रहती है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है, मन में डर घबराहट बना रहता है, उनके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा देखा गया है, या वो लोग जल्दी बीमार होते हैं। क्योंकि अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो हमारे जीवन में परेशानियां ज्यादा रहती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी सोचने की समझने की क्षमता को वो कमजोर कर देता है। मैं जी आखिरी 5 मिनट और लेंगे। पहले क्या था कि कुंडली लोग दिखवाते थे, ज्योतिषाचार्यों के पास जाते थे और अपना कुंडली में जो भी होता था पूछते थे। उसके बाद आते हैं एस्ट्रोलॉजर जी, अलग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब अंक शास्त्र बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इस आधुनिक दुनिया में, चारों तरफ न्यूरोलॉजी की बात हो रही है, लोग आंकड़ों में बात कर रहे हैं कि 4 का ये होगा, 8 का और 4 का योग नहीं है, 7 राज करेगा, 4 पानी भरेगा। क्या ये देखिए मूलांक मैं अपना आपको अनुभव बताता हूँ। हाँ। कि जिस समय मैंने ज्योतिष सीखी है, हाँ। तो कहीं ना कहीं मैंने न्यूमरोलॉजी भी फॉलो करी, हाँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी तो फॉलो करी, हाँ। स्पेलिंग चेंज करना, हाँ। नाम बदला तो नहीं अपना, हाँ। और नाम के आगे एक के जोड़ दिया, हाँ। डबल ए लगा दिया, हाँ। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नंबरिंग का और एस्ट्रोलॉजी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर आपका समय खराब चल रहा है, 7.5 ढैया चल रही है, 6, 8, 12 भाव के ग्रहों की दशा चल रही है, अशुभ दशा चल रही है, तो ये मेरा दावा है आप स्पेलिंग चेंज करके देख लो या नाम बदल लो, कुछ नहीं होने वाला, आपकी तकदीर नहीं चमकेगी। और ये कुछ नहीं होता है। आजकल के कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4 जोड़ देंगे 2 घटा देंगे तुम्हारा सिस्टम ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे ऐसे पास डेली लाइन लगी हुई है, सर इतने पैसे देके बड़े एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, हजारों रुपए खर्च कर दिए, स्पेलिंग चेंज कर दी, मेरे तो कोई काम नहीं बदल रहा है, वही हालात जस के तस है। तो देखिए वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की बड़ी वैल्यू है। अगर आपके ऊपर 7.5 ढैया चल रही है ना, तो आप बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अरे 7.5 ढैया से बड़े जूझते हैं, इसको लेंगे पीछे लास्ट में, पहले नंबरिंग पे आ जाते हैं। अब बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट आजकल ये कह रहे हैं कि भाई 4 और 8 नंबर तो शुभ ही नहीं है। हाँ, ये 4 और 8 का मैं लिख के लाया इसमें, मुझे अभी दोस्त बता दिया गाड़ी में कि भाई 4 यार मेरे को कह रही थी एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने तो ये कह दिया कि आप तो भाई बहुत अनलकी हो कि आप 4 तारीख को पैदा हुए, 22 तारीख को पैदा हुए, 31 तारीख को पैदा हुए, 17 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 8 नंबर बड़ा अशुभ है। आप तो जी 8 तारीख को पैदा हुए हो, आप तो 26 तारीख को पैदा हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति के अपने एक ग्रह हैं, वो काम करते हैं। न्यूमरोलॉजी केवल 40-50% काम करती है, मेरा ये अनुभव है, ये मैं अपने आधार पे बता रहा हूं। ठीक है, आपका जन्म 4 तारीख को है, 8 तारीख को है, थोड़ा संघर्ष रहता है। मूलांक 5, 6 या 2 के मुकाबले आपके जीवन में थोड़ा ज्यादा संघर्ष होगा। उनको चीज अगर जल्दी मिल रही है तो आपको थोड़ा देर से मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 और 8 वाले या कोई नंबर वाले व्यक्ति तरक्की नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री की डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए क्या है, 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी की, तो क्या वो अशुभ नंबर था? ऐसे बहुत से अभिनेता, राजनेता, खिलाड़ियों की मैं सेलिब्रिटीज की कुंडली देख चुका हूं जो मेरे से मिल चुके हैं आके, वो इस चीज से बड़े भ्रमित थे, सर हम तो डर गए। तो मैंने कहा घबराइए मत, ग्रह नक्षत्र काम करते हैं, कोई भी नंबर कोई भी दिन अशुभ नहीं होता है, या कोई भी राशि अशुभ नहीं है। हमारे लिए कौन सा नंबर शुभ है, हमारे लिए कौन सा दिन, हमारे लिए कौन सी राशियां शुभ हैं, ये तय होता है। लेकिन अगर आप किसी को कह देंगे 4 नंबर 8 नंबर है भैया आपकी तो गृहस्थी गई, ऐसा नहीं है।
संघर्ष होता है, देरी से मिलता है, लेकिन सब कुछ मिलता है जब मिलता है तो। 2026 में कौन सा नंबर राज करेगा? देखिए 2026 में अगर टोटल कर लें आप 2026 का 6, 2, 8 और 2, 10 एक नंबर बनता है। तो यानी कि सूर्य से प्रभावित व्यक्ति 2026 में मूलांक के हिसाब से देखें, न्यूमरोलॉजी में ही देखें तो 1 नंबर बड़ा राज करेगा, 5 नंबर बहुत राज करेगा और 9 नंबर, ये 3 नंबर बहुत ज्यादा राज यानी करेंगे। 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। 9 नंबर इनका बोलबाला 2026 में अंकों के अनुसार थोड़ा ज्यादा रहेगा। राजनेताओं के लिए 2026 जो है बड़ा, हम कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव वाला वर्ष रहेगा। कुछ राजनेताओं की किस्मत डूब सकती है, कुछ की किस्मत चमक जाएगी। 1 आध 2 नाम ऐसे नहीं बता सकते जन्म पत्रिका के बिना। अच्छा, अगर जन्म पत्रिका होती है तो भविष्य में आप बुलाएंगे तो हम देख के बता सकते हैं कि इनका उज्जवल भविष्य है या इनका समय जो है वो आने वाला समय संघर्षपूर्ण रहेगा। अभी आप बता रहे थे कि आपने कुछ एक्टर्स की भी राशि जी, जी, देखी है, और तो एक आध नाम बता दीजिए। देखिए पब्लिक डोमेन में एक्चुअली इस तरीके से आप किसी का, अब जैसे मेरे पास 1-2 क्रिकेटर से मेरा मिलना हुआ, उन्होंने अपने घर वास्तु विजिट पे भी बुलाया है। एक्स क्रिकेटर भी है या प्रेजेंट भी है या सेलिब्रिटीज भी हैं। तो मेरा मानना है कि चीजें अगर पब्लिक डोमेन में नहीं रहनी चाहिए। बड़े बड़े लोग भी विश्वास करते हैं इसमें, बहुत ज्यादा करते हैं, और मैं आज आपको आम इंसान से ज्यादा बिल्कुल करते हैं। देखिए वो लोग तो ये भी विश्वास करते हैं कि फ्लाइट किस दिन की बुक करा के जाना चाहिए अगर ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब बॉलीवुड क्रिकेटर्स ये भी देखते हैं कि उन्हें फ्लाइट का टाइम कुंडली में मैच कराना या उनके लिए कौन सा समय अच्छा है निकलने से। हाँ, कि भाई ये समय हमारे लिए शुभ है, या इस समय हम ये काम की शुरुआत करें, फिल्म साइन करनी है। मतलब इतना मानते हैं वो लोग कुंडली बहुत में? मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। अच्छा। और वो लोग कहते हैं, मेरे को तो कई सेलिब्रिटीज कहते हैं कि जैसे मेरा मुंबई आना जाना रहता है लेकिन अक्सर कम रहता है, तो वो कहते हैं आप अपना मुंबई में ही आप अपना एक ऑफिस बनाइए, तो वहाँ बहुत से लोग आएंगे आपसे कुंडली दिखाने। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं एस्ट्रोलॉजी में एक डिफरेंट नजरिए से चलता हूँ। मेरा मानना यह है कि आपकी कुंडली में जो चीज लिखी गई है वो सामने वाले को बताया जाए कि आपकी कुंडली में राजयोग किस लेवल का है। क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं, सर क्या मैं राजनेता बन पाऊंगा या अच्छा खिलाड़ी बन पाऊंगा, तो हम उनको बताते हैं देखिए आपकी कुंडली का लेवल ये है, आप इस लेवल पे ट्राई करें। हम उनको झूठी आस नहीं देते कि आप ये पूजा करवा लो, ये अंगूठी पहन लो तो आप सलमान खान बन जाएंगे, आप अक्षय कुमार बन जाएंगे, आप विराट कोहली बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र, कुंडली में राजयोग का लेवल तय है, और जब वो राजयोग लेवल तय है तो बच्चा व्यक्ति उसी हिसाब से उतनी मेहनत करता है और सफलता अर्जित करता है। चाहे वो ज्योतिष के उपायों को माने या ना माने, उसके बावजूद भी वो सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन सारा खेल आपके जन्म समय पर है। जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, वही तय हो जाता है कि आपकी कुंडली जो है वो किस लेवल पे राजयोग है। आप मेयर बनेंगे, आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या केंद्रीय मंत्री बनेंगे, या आप राज्य मंत्री बनेंगे, या आप मैनेजर बनेंगे कंपनी के, या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के रह जाएंगे। जैसे कि अभी नंबरिंग की बात चल रही थी, 2026 कैसा भारत के लिए होने वाला है? दिवाली पर क्या होने वाला है भारत के लिए? शुभ चीजें होने वाली हैं। और एक सबसे पहले इसमें ये पूछ लेते हैं कि आपने बता दिया कि ये 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर 2026 में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हाँ जी। अब नुकसान कौन सा नंबर दे रहा है? देखिए अगर देखें तो 2026 में मैं नुकसान नहीं कहूंगा। जिस नंबर्स को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, कि भाई हम कहते हैं कि इस नंबर्स के जीवन में थोड़ी सी परेशानी या चिंता बढ़ेगी, वो मेरे को दिखाई दे रहा है। एक तो 3 नंबर है, 6 नंबर है, और बात करें तो 8 नंबर है। ये नंबर थोड़ा सा, 8 नंबर, ये नंबर थोड़ा सा संघर्ष करेंगे। ऐसा नहीं कि इनको सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ा इनके लिए महसूस करेंगे कि इस वर्ष में थोड़ी सी संघर्ष, थोड़ी सी परेशानियां बढ़ रही हैं। और बाकी नंबर्स जो बचे हैं उनके लिए ये सामान्य रहेगा। 2026 में क्या होने वाला? देखिए 2026 की प्रिडिक्शन जो है उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, और अभी बड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तकरीबन 6 महीने का समय है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आने वाला जो समय है, गुरु अतिचारी हो चुके हैं। कहते हैं ना, मिथुन राशि में गुरु आ गए हैं, तो आने वाले समय में अब लंबे वर्ष तक, 8-9 वर्ष तक अतिचारी रहेंगे। बड़ा परिवर्तन देश दुनिया में देखने को मिलेगा आने वाले वर्षों में। दिवाली पर अच्छा। और इसके साथ साथ ये कि अगर भारतवर्ष के लिए बात करें तो भारतवर्ष के लिए 2026 का समय अच्छा रहेगा, और हिंदुस्तान के ग्रह नक्षत्र काफी अच्छे संकेत दे रहे हैं। देशवासियों के लिए दिवाली कैसी रहेगी इस बार?
देखिए, इस बार की दिवाली जो है देशवासियों के लिए पिछले कुछ वर्ष के मुकाबले काफी अच्छी रहेगी और चीजें जो हैं बेहतर रहेंगी और हम प्रभु से ये कामना भी करेंगे कि सभी के लिए ये जो आने वाला समय है मंगलकारी रहे। ठीक है, अशुभ घटनाएं, अशुभ योग चल रहे हैं, परेशानियां हैं, तो उस समय को किसी भी तरह पूजा पाठ करके पॉजिटिव रह के उस समय को टालें। इस समय जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, मंगल केतु की युति अभी वर्तमान में चल रही है और उसके बाद सूर्य आने वाले समय में सूर्य जब सिंह राशि में आएंगे तो भी सूर्य केतु की युति बनेगी। सूर्य माफ कीजिएगा, शनि और मंगल आमने सामने होने जा रहे हैं 28 मई से। तो एक ऐसा समय आ रहा है कि जो दुर्घटना की ओर इशारा करता है, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। तो आने वाले 2-2.5 महीने सभी लोग सतर्क रहें, क्रोध की अधिकता से बचें, पूजा पाठ करें, जिस भी धर्म को आप मानते हैं अपने देव आराध्य उनकी आराधना करें और क्रोध की अधिकता से बचें, क्योंकि इस समय आवेश, जन आक्रोश बढ़ रहा है, क्रोध की अधिकता बढ़ेगी। तो ऐसे समय पे रिलेशन भी बहुत ज्यादा इसीलिए खराब हो रहे हैं या हो सकते हैं। तो थोड़ा संभल के चलेंगे तो चीजें बेहतर होती हैं। मेरा मानना यह है कि अगर मेरी राशि में कोई खराब ग्रह की दृष्टि आ रही है तो हम क्या करते हैं, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर क्या करूंगा, मैं देखूंगा यार मेरा आने वाला समय थोड़ा चिंताजनक है या गोचर ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा मुझे इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही एक सबसे बढ़िया रेमेडी है। अगर हम पहले अपने कर्म बेहतर कर लें तो कर्म अच्छे रखेंगे तो विपरीत परिस्थिति में भी किसी बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, कर्म तो आपके खराब है, आप पूजा पाठ उपाय कर रहे हैं, क्या लाभ मिलेगा आपको? जब आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, किसी का अहित करेंगे, किसी को सताएंगे, तो क्या आपको अशुभ फल मिल जाएगा? चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर लें, फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अपने कर्म सुधारें, ईमानदार रहें। शनिदेव हमें क्या सिखाते हैं? शनिदेव यही सिखाते हैं कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, जनता की सेवा करते हैं, मददगार की मदद करते हैं, तो शनिदेव कभी भी अनिष्ट नहीं करते हैं। शनिदेव को लेके भी एक हो हल्ला मचाया हुआ है, डराया गया है कि शनि हमेशा अनिष्ट ही करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे साथ मयंक शर्मा जी थे और मैं इनको टीवी पर देख रहा हूं जब मैं 10वीं में पढ़ता था, और आज ये हमारे चैनल का सौभाग्य है कि मयंक शर्मा जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहे, राशियों का मेल बताया, अंकों का अंतर बताया और आने वाले समय में क्या होने वाला है ये मयंक शर्मा जी ने बड़े आसानी से बताया। मयंक जी, चैनल को, हमारे दर्शकों को एक संदेश, क्या वो सावधानियां राशि में जी देखिए, मैं पहले तो सभी को कहूंगा कि अगर आप ज्योतिष को चलिए मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं भी मानते हैं तो एक बार ज्योतिष को, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को दिखाइए, किसी भी अच्छे ज्योतिष को जिस पे आप भरोसा करते हैं, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, मेरा ट्रस्ट हो गया कि मैं इनसे दिखाने आऊं तो मेरा भला होगा। तो ज्योतिष को एक बार फॉलो जरूर करें। और वैदिक ज्योतिष ये कहती है, अगर कोई आपको अच्छा ज्योतिषी मिल जाए तो वो आपको गलत दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो उससे बचा सकता है। अगर आपकी कुंडली में अच्छा समय आ रहा है तो आपको बेहतर बना सकता है। लेकिन कोई ज्योतिषी ये कहे कि भाई वो आपको डॉक्टर, इंजीनियर या आपके बच्चे को खिलाड़ी बना देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता है ज्योतिषी खुद ही ना बन जाता, अपने घर में बन जाता। सब व्यक्तियों की अलग अलग कुंडली है, अलग अलग स्वभाव है। ज्योतिष के माध्यम से हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अब आप ज्योतिष क्या है ना, हमारे जीवन में गाइड का काम करता है। अगर आपको पता चल जाए कि आने वाला रास्ते में क्या दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं तो बचा जा सकता है। ठीक है ना, बरसात हो रही है, अगर आप छाता लेके जाएंगे ना, ज्योतिषी ने कह दिया भाई बरसात हो सकती है, छाता लेके जाइए संदीप जी, तो छींटे तो आएंगी लेकिन पूरी तरह भीगेंगे नहीं। अगर छाता नहीं होगा तो क्या होगा, भीग जाएंगे पूरा। तो यही बचाव है। ज्योतिष हमें विपरीत परिस्थितियों से निकाल नहीं सकता, बचा सकता है, परिस्थितियों को कम कर सकता है और शुभ परिस्थितियों को बढ़ा सकता है। तो ये असली ज्योतिष यही है। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। कोई कहता है कि भाई मैं भाग्य बदल दूंगा, मेरे से ये पूजा पाठ करा लो, ये अंगूठियां पहन लो, तो भाग्य बदल नहीं सकते। आजकल अंगूठियों को लेके भी चलन हो रहा है कि लोग कहते हैं कि भैया शनि का रत्न नीलम पहन लो, ओपल पहन लो, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिल जाएगी। मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग आते हैं, सर ओपल भी पहन रखा है, नीलम भी पहन रखा है, पन्ना भी पहन रखा है, मेरे फिल्म चल ही नहीं रही है, मुझे फिल्म ही नहीं मिल रही है, तो क्या ये पत्थर काम नहीं करते क्या? अच्छा, पत्थर गलत भी पहन ले तब भी दिक्कत हो जाती है? अगर पत्थर आप गलत पहन लोगे तो आपको वो सूट नहीं करेगा। मान लीजिए कि आपका कर्क लगन है, कर्क लगन में अगर आप मंगल की स्थिति बलवान है, अगर आप मूंगा धारण करेंगे तो आपको लाभ देगा। वनस्पति की आप पहन के बैठे हैं पन्ना या नीलम पहन लेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। ऐसे तुला लगन में अगर आप पन्ना पहनेंगे, नीलम पहनेंगे, तो वो आपके भाग्य को बदलता है। रत्न जो है ना,
हमारी रश्मियों के माध्यम से काम करते हैं। जैसे कलर थेरेपी हमें पॉजिटिविटी देती है। हम सफेद रंग का कपड़ा पहन लीजिए, आपको बड़ा शांति लगती है, लेकिन काले रंग की ड्रेस पहन लीजिए तो एग्रेशन आता है, लाल रंग उत्तेजना बढ़ेगी। तो इसी तरह रत्न जो है रश्मियों के माध्यम से हमारे शरीर में पॉजिटिविटी देते हैं। कोई भी रत्न पहनने से अगर व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन जाता तो आज मजदूर जो है रत्न पहन पहन के हर कोई घूम लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक कहना चाहिए सपोर्ट का काम करते हैं हमें, कि हमें सपोर्ट दे रहा है भाई, कि ये रत्न हमें सपोर्ट दे रहा है, उसके माध्यम से हमारी चीजें बेहतर हो रही है। अब मेरी कुंडली में अगर या किसी कुंडली में अगर गुरु अस्त है, हमने कहा गुरु आपका राजयोग कारक है, गुरु राजयोग कारक होकर अस्त हो रहा है, तो भैया आपका शिक्षा परीक्षा में, कार्य व्यवसाय में सफलता कम मिलेगी। आप एक पुखराज पहने, तो गुरु की जो रश्मियां हैं, गुरु का तत्व एलिमेंट आपकी बॉडी में स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, एक्टिव रहेंगे। और व्यक्ति जब एक्टिव होता है, मेरा मानना है मेहनती होता है, तो उसको सफलता निश्चित मिलती है। तो ज्योतिष के बारे में किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए, है ना। तो बस अच्छे ज्योतिषी को आप तलाशें, वो जहां आपको मिल जाए तो तभी आपको सही दिशा मिल सकती है, वरना तो फिर व्यक्ति तो भटक रहे हैं। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास भी कि सर इतने ज्योतिषी को दिखा दिया, इतनी पूजाएं करवा ली, इतनी अंगूठियां पहन ली लाखों रुपए की, कुछ लाभ नहीं मिल रहा, और फिर व्यक्ति का ज्योतिष के ऊपर से विश्वास उठने लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, धन्यवाद हम भी आपके संदीप उज्जवल जी। भविष्य की कामना करते हैं। हर धन्यवाद हर जी। महादेव। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।